Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study and Learn Point। वाले हैं कोड ऑन वेजेस के एमसीक्यूज। ठीक है, इसमें हम चैप्टर वाइज एमसीक्यूज करेंगे। जैसे तो मैं आपके लिए एक बहुत ही न्यू और यूनिक वे में करवाऊंगी। इसमें मैंने एमसीक्यूज भी लिए हैं और एमसीक्यूज की जो एक्सप्लेनेशन है वो डायरेक्ट मैंने बेयर एक्ट से उठाई हैं। तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन सारे बेयर एक्ट से ही बने हुए हैं और इनकी एक्सप्लेनेशन भी बेयर एक्ट से मैंने कटिंग इसमें पेस्ट की है। तो इस पीडीएफ को प्रिपेयर करने में मुझे बहुत एफर्ट लगे हैं। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगे। तो आप इस लेक्चर को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर न्यू हो, और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करना, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट रहता है तो यूट्यूब भी वीडियो को रिकमेंड करता है। चलो पहले मैं आपको पीडीएफ दिखा देती हूँ कि किस तरीके से मैंने आपके लिए कंटेंट प्रिपेयर किया है। तो आप कंटेंट देख लो पहले। देखो जैसे ये क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1 में डायरेक्ट डायरेक्ट से मैंने कॉपी पेस्ट किया एक्सप्लेनेशन। तो इसमें आपका क्या बेनिफिट होगा, आपका बेयरक तो कंप्लीट होगा और आपके एमसीक्यू भी कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब 2 इन 1 वीडियो होगा। लाइक जैसे अब हम चैप्टर 1 करेंगे तो चैप्टर 1 के जितने भी सेक्शन होंगे ऑलमोस्ट मैं सब जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है मैंने सभी कवर किए हैं और सभी क्वेश्चंस में ये देखो कटिंग बेयरक से ही लगाई है। ठीक है, तो क्वेश्चन गलत होने का मतलब नहीं होगा। इसमें मैं आपको ये कटिंग भी समझाऊंगी बेयरक की और आपके क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगी। आपसे सिर्फ यही है कि अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर पता है, जैसे मैं समझा रही हूँ और आपको आंसर पता है, तो आप आंसर को कमेंट करो, क्योंकि इससे आपकी ही प्रैक्टिस होगी और अच्छा आउटपुट आपको मिलेगा। ठीक है, और ये लेक्चर बहुत सारे एग्जाम्स के लिए यूजफुल हो सकता है, तो इस लेक्चर को शेयर करना मत भूलना। ठीक है, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। एक सेकंड में पेन का कलर चेंज कर देती हूँ, कौन सा सूटेबल रहेगा। ये यही ओके लग रहा है मुझे। तो चलो हम करते हैं। अब देखो हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कमेंसमेंट ऑफ द कोड। ये कह रहा है कि कोड के रिगार्डिंग ये 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको कंसीडर करने की कौन कौन से इसमें से सही है। द कोड कम इनटू फोर्स ऑन ए डेट नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या ये कोड सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफाई करने के बाद एप्लीकेबल होते हैं, फोर्स में आते हैं, कि मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डेट बता दी है तभी फोर्स होंगे। एंड नंबर 2, द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉन डिफरेंट डेट फॉर डिफरेंट प्रोविजन ऑफ द कोड। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट डिफरेंट प्रोविजन डिफरेंट डेट पर अपॉइंट कर सकती है। और नंबर 3, ऑल प्रोविजंस मस्ट कम इनटू फोर्स साइमल्टेनियसली, कि मतलब सारे प्रोविजन एक साथ ही फोर्स में आ जाते हैं। तो चलो पहले इसकी हम देखते हैं बेयरक्ट की कटिंग। देखो इसमें क्या कह रहा है। फर्स्ट में कह रहा है कि कोड ऑन सेक्शन 1 क्या कहता है कि जो कोड ऑन वेजेस है ये कहलाता है, कोड ऑन वेजेस कहलाता है हमारा। ठीक है, एक्सटेंड है होल ऑफ इंडिया और होल ऑफ इंडिया पे। अब ये देखो जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो बनता है हमारा थर्ड पॉइंट से। तो इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट अपॉइंट and different date may be appointed for different provision of this code, and any reference in such provision to the commencement of the code shall be constructed as a reference to come into force of that provision। तो इसमें ये कहा गया है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, वो ऑफिशियल गजट में पहले अपॉइंट निकालती है और इसकी डिफरेंट डेट पर डिफरेंट प्रोविजन एप्लीकेबल हो सकते हैं। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि डिफरेंट प्रोविजन डिफरेंट डेट पे एप्लीकेबल हो सकते हैं, तो आपका पहला स्टेटमेंट ट्रू हो गया। ठीक है, और अब क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या पूछा था। चलो क्वेश्चन में हमारा ये पूछा था, द कोड कम फोर्स इनटू ए डेट नोटिफाई बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, तो ये हो गया हमारा करेक्ट। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है डिफरेंट डेट पे डिफरेंट प्रोविजन, तो ये भी करेक्ट है। अब कहीं पर ये भी मेंशन नहीं था कि ऑल प्रोविजन, ये तो मेंशन नहीं था, तो ये रॉन्ग हो गया। तो आपका आंसर क्या हुआ, 1 एंड 2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा,
क्वेश्चन नंबर 2, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलो पहले हम एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की वे एक्ट के में क्या कहता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, वो देख लेते हैं। ठीक है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वे एक्ट में क्या कहता है, पहले वो देखते हैं, फिर क्वेश्चन को समझेंगे। चलो, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट देखो ये क्या कह रहा है। In relation to establishment carried on by under the authority of central government, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर कौन सी अथॉरिटी आती है, तो वो आती है रेलवे, माइंस, ऑयल फील्ड, मेजर पोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी, कॉर्पोरेशन और अदर अथॉरिटी बाय सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये सारे जो बताए जैसे रेलवे, माइन, ऑयल फील्ड, मेजर पोर्ट, ये सब किस में आते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट में क्या आता है, और जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर है जिनकी अंडरटेकिंग सेंट्रल में ली हुई है, जो ऑटोनोमस बॉडीज हैं और कंट्रोल कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आएंगे। एंड अदर्स किस में आते हैं, अदर्स आपके आते हैं एंड इन एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट अदर स्टेट गवर्नमेंट में, वो आएंगे आपके स्टेट गवर्नमेंट में। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा था। क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा था कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में क्या ऑयल फील्ड सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है। हाँ आती है, देखो यहाँ पे मेंशन है, मेरा ऑयल फील्ड सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है। एस्टेब्लिशमेंट अंडर द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉल अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट इवन इफ प्राइवेटली ऑन। ये कह रहा है कि कोई प्राइवेटली ऑन है लेकिन उस जो किसके अंडर में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी में, क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आएगी, तो हाँ ये आएगी। ये मैंने बताया था, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑटोनोमस बॉडीज ऑन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये भी आती है। अब ये कह रहा है ऑल प्राइवेट कंपनी फॉल अंडर स्टेट गवर्नमेंट। ये स्टेटमेंट तो भारत में कहीं है ही नहीं कि सारी प्राइवेट कंपनी आती हैं, सारी प्राइवेट कंपनी स्टेट गवर्नमेंट में नहीं आती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1 एंड 2 इसका आंसर है। देखो मैंने यहाँ पे कोट्स नहीं डाले, मैं सीधे आपको आंसर बता रही हूँ। जैसे होता है ना 1 एंड 2, 1 2 3 4, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता, तो मैं आपको करेक्ट आंसर बता रही हूँ। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय क्या होता है, उससे पहले हम बेयर की कटिंग देखते हैं। सेक्शन कौन सा है ये हमारा, तो हमारा ये सेक्शन है 2K। ठीक है, सेक्शन 2K में क्या आता है, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की डेफिनेशन आती है। अब एम्प्लॉय की डेफिनेशन में क्या आता है, एनी पर्सन अदर देन एप्रेंटिस, कोई पर्सन जो एप्रेंटिस है वो उसमें नहीं आएगा। अदर देन मतलब अदर देन एप्रेंटिस के अलावा आएंगे। एप्रेंटिस कौन सा, जो किस में रजिस्टर्ड है, अंडर एप्रेंटिस। अगर कोई पर्सन एप्रेंटिस एक्ट में रजिस्टर्ड है तो वो एम्प्लॉय में नहीं आएगा। ठीक है, एम्प्लॉयड ऑन वेजेस बाय एन एस्टेब्लिशमेंट टू डू, कोई स्किल वर्क कर रहा है, सेमी स्किल कर रहा है, अनस्किल कर रहा है, मैनुअल कर रहा है, ऑपरेशन कर सुपरवाइजर कर रहा है, मैनेजर कर रहा है, टेक्निकल और क्लरिकल वर्क कर रहा है और हायर और रिवॉर्ड के थ्रू कर रहा है। ठीक है, क्या है उस पर, चाहे उस पर एम्प्लॉयमेंट की टर्म एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड हो। और कौन इंक्लूड है, ए पर्सन डिक्लेयर टू बी एम्प्लॉय बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, और कोई ऐसा पर्सन जिसे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने बोला है कि एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय माना जाएगा। ये सारे एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आते हैं, पर कौन इंक्लूड, कौन नहीं आता, एनी मेंबर ऑफ द आर्म यूनियन फोर्स, ये नहीं आता। तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। अब ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के रिगार्डिंग ये फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसिडर करो। एप्लीटेंस अंडर एप्लीटेंस एक्ट इज एक्सक्लूडेड, ये वर्ड देखो एक्सक्लूडेड लिखा है मतलब बाहर। और इसमें ये कहा गया था कि अदर देन, अगर कोई पर्सन एप्लीटेंस में रजिस्टर्ड है तो वो नहीं आएगा, लेकिन इसमें एक्सक्लूडेड कह रहा है, तो मोस्टली बच्चे इसको देख के गलत कर देंगे, लेकिन ये सही है। मतलब अप्रेंटिस में वो अप्रेंटिस एक्ट से बाहर है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो स्टेटमेंट सही हो गया। ए मेंबर ऑफ आर्म फोर्स इज एक्सक्लूड, क्या एम्प्लॉय में कोई ऐसा पर्सन आता है जो आर्म फोर्स से एक्सक्लूड है, हाँ आता है। ठीक है, अप्रेंटिस से भी एक्सक्लूड है और आर्म से भी तो ये दोनों आएंगे। ठीक है, मैनेजर एम्प्लॉय आर एक्सप्रेसली एक्सक्लूडेड, मैनेजर एम्प्लॉय को एक्सक्लूड किया गया है, नहीं किया गया, इसमें लिखा गया है।
ठीक है। ये देखो मैनेजरियल इसमें इंक्लूड होते हैं, यहाँ पे ये एक्सक्लूड कह रहा है, तो ये हमारा गलत हो गया। तो हमारा आंसर हो गया 1 एंड 2, 1 एंड 2, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, वेजेस इंक्लूड। वेजेस में क्या क्या आता है, तो चलो अब हम पहले वेजेस की डेफिनेशन देख लेते हैं। न्यू कोड में वेजेस की डेफिनेशन में क्या कहा गया है। वेजेस में क्या मतलब, वेजेस का मतलब क्या होता है, सेक्शन 2Y में आता है 2Y। वेजेस मीन्स ऑल रेम्युनरेशन, सारी रेम्युनरेशन, rather the way of salary, जो सैलरी के वे में अलाउंसेज हैं, और अदरवाइज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी, और मनी के टर्म में एक्सप्रेस किए गए हैं। कैपेबल ऑफ बीइंग सो एक्सप्रेस विच इन द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयमेंट में लिखे गए हैं। एक्सप्रेस और इम्प्लॉयड है, फुलफिल करते हैं। और इसमें क्या आता है कि जो एम्प्लॉयमेंट में वर्क का काम कर रहा है उसमें क्या इंक्लूड है, बेसिक वे, डीए और रिटेनिंग अलाउंस। तो इसे आप याद कर सकते हो बीडीआर। बीडीआर मतलब बेसिक वे आता है, बेसिक पे आता है, डियरनेंस अलाउंस और रिटेनिंग अलाउंस, ये इंक्लूड है, ठीक है। इंक्लूड, एक्सक्लूड का मैं आपको बाद में बताऊंगी क्या क्या है। तो अब चलो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो वेज में क्या है, इंक्लूड, बेसिक पे आया है, ठीक है, रिटेनिंग अलाउंस भी आया है और डीए भी आया है, ये नहीं आया, ओवर टाइम अलाउंस नहीं आया। तो ऑप्शन 1, 2 एंड 3 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, 1 एंड 2 एंड 3। तो अब चलो आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू। विद रेफरेंस टू वेजेस विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सक्लूजन। अब ये एक्सक्लूजन पूछ रहा है, मतलब क्या एक्सक्लूड नहीं है। तो चलो अब हम देखते हैं कि बैरक में क्या कहता है, क्या एक्सक्लूड नहीं है। तो ये देखो, एनी बोनस पेबल, कोई बोनस अगर मिल रहा है तो वो एक्सक्लूड होगा, ठीक है, उसे इंक्लूड नहीं करेंगे वेजेस में। कोई हाउस अकोमोडेशन मिल रहा है, वैल्यू हाउस अकोमोडेशन मिल रहा है, लाइट की सप्लाई मिल रही है, वाटर, मेडिकल, अटेंडेंस, तो उसे एक्सक्लूड नहीं करेंगे। एनी एक्सक्लूड करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे वेजेस में। एनी कंट्रीब्यूशन पेड बाय एम्प्लॉयर, कोई एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दे रहा है या पेंशन प्रोविडेंट फंड का, तो वो भी इंक्लूड नहीं होगा वेजेस में। एनी कन्वेंस अलाउंस, वो भी इंक्लूड नहीं होगा। ट्रैवलिंग अलाउंस, वो भी इंक्लूड नहीं होगा। और एनी सम पेड टू द एम्प्लॉय पर्सन टू डिफर स्पेशल एक्सपेंसेस, डिफर स्पेशल एक्सपेंसेस भी इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो चलो अब हम देखते हैं इसने क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन। एचआरए, ट्रैवलिंग कंसेशन, वैल्यू ऑफ हाउस एंड ग्रेचुटी। तो इसमें से हमारा ये एक्सक्लूजन पूछ रहा है कि एक्सक्लूजन क्या है, मतलब इंक्लूड, डज नॉट इंक्लूड पूछा है इसने कि वेजेस में डज नॉट इंक्लूड। अब ये क्वेश्चन ऐसे घुमा घुमा के भी पूछ सकते हैं कि एक्सक्लूजन में कई बार एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कि इसी वर्ड के चक्कर में गलती होगी। तो अब बताओ, हमारा एचआरए आता है, क्या वेजेस में हमारा एचआरए इंक्लूड है? नहीं है, एचआरए हमारा इंक्लूड है ही नहीं वेजेस में, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट हो गया। ट्रैवलिंग कंसेशन ये भी इंक्लूड नहीं है, हाउस अकोमोडेशन ये भी इंक्लूड नहीं है, ग्रेजुटी ये भी इंक्लूड नहीं है। मैंने ट्रिक क्या बताई थी आपको, बी डी आर। इंक्लूड याद कर लो, एक्सक्लूड अपने आप निकल जाएंगे। इंक्लूड में बेसिक पे, डियरनेंस अलाउंस और रिटेनिंग, ठीक है, सिर्फ ये याद कर लो। देखो तीनों में से, इन बीडीआर में से कोई सा भी नहीं है। अगर आपको नॉट इंक्लूड याद नहीं हो रहा तो ये वाली ट्रिक याद करके बीडीआर की ट्रिक याद करके आप ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। तो चारों ऑप्शन इसके सही है, इनमें से चारों में से कोई भी वेजेस में इंक्लूड नहीं होता, मतलब वेजेस से एक्सक्लूजन में है। तो हम, इसका आंसर क्या होगा, देखो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, और ये नीचे भी काफी सारे मेंशन है, आप पढ़ लेना बाद में। चलो क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट रेमुनरेशन इन काइंड। जब हमें काइंड में रेमुनरेशन मिलता है तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या नहीं होता है, ये पूछ रहा है। तो चलो पहले हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। बेआउट की कटिंग ही है, देखो, वेयर एन एम्प्लॉय, ये देखो, wherein an employee is given in lieu of the whole or part of the wages payable to him, any remuneration in kind pay by his employer। जब काइंड में रेमुनरेशन पे होती है एम्प्लॉयर के थ्रू, तो कौन कौन सी वैल्यू इसमें नहीं है। देखो, काइंड डज नॉट एक्सेड 50% वेज, जो काइंड में पेमेंट दी जा रही है ना, उनका 15% से एक्सेड नहीं होना चाहिए टोटल वेजेस का, ठीक है। शैल बी डीम्ड टू फॉर्म पार्ट ऑफ वेजेस ऑफ सच एम्प्लॉयर, ठीक है। अब देखते चलो, it can be included in wages only if permitted by appropriate government। अगर appropriate
अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कह रही है तो वो परमिटेड होगी। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा ट्रू है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। सेकंड, इट कैन नॉट एक्सेप्ट 15% ऑफ वेजेस, ये देख लो 15% ऑफ वेजेस, ये भी ट्रू है। वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन का यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है, तो ये नहीं आएगा, थर्ड ऑप्शन हमारा नहीं आएगा। करेक्ट आंसर हो गया आंसर ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में इसलिए लाई हूँ क्योंकि यूपीएससी में अब इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चाहे आपका एएलसी का नोटिफिकेशन आने वाला हो या आरआरबी का भी, एसडब्ल्यूआई का भी आएगा, उसमें लेवल ऑफ क्वेश्चन अच्छा पूछा जा रहा है। अभी DSSB का भी एग्जाम हुआ था लास्ट टाइम, उसमें भी क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे गए थे। अब वन लाइनर नहीं आते, इसलिए मैंने आपके लिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, जेंडर कैन बी, अब ये स्टेटमेंट कंसीडर करने, जेंडर कैन बी फैक्टर ऑफ डिफरेंशिएट वेजेस, क्या जेंडर के बिहाफ पे वेजेस डिफरेंशिएट हो सकता है? डिफरेंस इन स्किल और एफर्ट कैन जस्टिफाई, अगर स्किल और एफर्ट है में डिफरेंस है तो जस्टिफाई करता है कि वेज डिफरेंस किया जाए। एम्प्लॉयर कैन नॉट रिड्यूस वेजेस टू इक्वलाइज वेजेस, क्या एम्प्लॉयर वेजेस को इक्वल करने के लिए वेजेस रिड्यूस कर सकता है? इसका ऑप्शन 3 का देखो एग्जांपल ले लो, एक ए है और एक बी है। ए है एक वुमेन, बी है एक मैन, ठीक है। वुमेन को सैलरी मिल रही है 8,000 और मैन को मिल रही है 10,000, दोनों सेम काम करते हैं, तो क्या अब एम्प्लॉयर ये कर देगा कि दोनों का सेम काम है तो मैन की सैलरी करके घटा के 8,000 कर दे? नहीं कर सकता। तो ऑप्शन 3 तो वैसे ही गलत हो गया, ये मैंने आपको बता दिया। अब ये सेक्शन 3 से क्वेश्चन बनाया मैंने आपके लिए, इसमें क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन किस बेस पे किया जाता है? तो देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ऑन ग्राउंड ऑफ जेंडर, जेंडर के बिहाफ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। मैटर रिलेटिंग टू वेजेस बाय द सेम एम्प्लॉयर, और सेम वर्क और सेम सिमिलर नेचर है तो भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो देखो, जेंडर कैन बी फैक्टर टू डिफरेंशिएट वेजेस, ठीक है। क्या जेंडर एक फैक्टर हो सकता है कि वेजेस किया जाए? स्किल और एफर्ट्स जस्टिफाई करती है, नहीं करती हैं। एम्प्लॉयर रिड्यूस कर सकता है, एम्प्लॉयर रिड्यूस नहीं कर सकता। तो ये और जेंडर के बिहाफ, और ये ऑप्शन नंबर 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट आंसर। द कोड कंपेयर सेम वर्क और सिमिलर वर्क नेचर किस बेसिस पर करता है? देखो ये बहुत इजी है, पहले इसकी कटिंग देख लेते हैं, कटिंग क्या कहती है। देखो, सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर क्या कहता है? ये कहता है कि स्किल, एफर्ट और एक्सपीरियंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर सेम है और परफॉर्म किया जा रहा है सिमिलर वर्किंग कंडीशन, ठीक है, between the skill, effort, experience required by the employee are not practical importance in condition term of employment। तो ये कहता है कि देखो पहले मैं बताती हूँ पहले क्या था। पहले जो हमारा सेम वर्क और सिमिलर नेचर क्या था और अब क्या जोड़ दिया है? अब इसमें जो पहले स्किल भी था, एफर्ट भी था, अब इसमें एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे स्किल्स भी आएगा, स्किल्स है, एफर्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक्सपीरियंस है, यही पूछ रहा है ना, ठीक है। तो 1 2 3 एजुकेशन क्वालिफिकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज नॉट लिस्टेड, यहाँ पे ये लिस्टेड नहीं है बेरक में। देखो सेम है, स्किल, एफर्ट, एक्सपीरियंस, पहले स्किल एफर्ट था लेकिन अब क्या ऐड किया गया है? अब ऐड किया गया है एक्सपीरियंस। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखो वर्कर क्या कहलाते हैं? वर्कर, इसका वर्कर का ये देखो काफी बड़ा है ये देखो, वर्कर में एक ऐसा पर्सन एप्रीटेंस होता है, ठीक है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट एंड एप्रीटेंस, सॉरी, वर्कर में कौन से पर्सन आते हैं? एक एप्रीटेंस नहीं आता जो एप्रीटेंस एक्ट में रजिस्टर्ड होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या आते हैं? मैनुअल आते हैं, अनस्किल वाले आते हैं, स्किल, टेक्निकल, ऑपरेशन, क्लरिकल, ये भी मैंने आपको ऊपर भी बताया था। वर्किंग जर्नलिस्ट यहाँ पे ऐड किए गए हैं, पहले नहीं आते थे, अब ऐड किए गए हैं वर्किंग जर्नलिस्ट, ठीक है। सेल्स प्रमोशन वाले भी अब ऐड किए गए हैं, और ठीक है। चलो अब देखते हैं कौन नहीं आता,
ये हम बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी हमारा इसमें कोई हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वर्कर कौन है। टीचर है? टीचर टीचर तो नहीं है, ठीक है। टीचर वर्कर नहीं है, वर्कर में कंसिडर नहीं किया गया है। सुपरवाइजिंग अर्निंग 25,000, अगर कोई सुपरवाइजर 25,000 कर रहा है, वो है नहीं, 25 नहीं, वो 15 होता है, 15,000, ठीक है। तो वो होगा, तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। वर्किंग जर्नलिस्ट है? हाँ है, तो ऑप्शन सी ओनली इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं हमारा एमसीक्यू नंबर 10। कॉन्ट्रैक्ट लेबर मीन क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट लेबर मीन सिंपल है, इसमें मेरे को कटनी लगाने का नहीं लगा कि इतनी जरूरत है। पर्सन हायर बाय कॉन्ट्रैक्टर, हाँ होता है, ठीक है। पर्सन रेगुलरली एम्प्लॉय बाय कॉन्ट्रैक्टर विद बेनिफिट एंड इंक्रीमेंट, रेगुलरली एम्प्लॉय किए जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर में। अगर कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है तो रेगुलरली थोड़ी एम्प्लॉयड करेगा, वो तो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होता है। तो स्टेटमेंट टू तो वैसे ही गलत हो गई, स्टेटमेंट टू तो गई, ठीक है। पर्सन एंगेज थ्रू ए कॉन्ट्रैक्टर, पर्सन एंगेज से कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू एक रिजल्ट देने के लिए, तो ये भी है, फर्स्ट एंड इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगर बेनिफिट और इंक्रीमेंट दें तो वो किसको देंगे? वो देंगे हम रेगुलर एम्प्लॉय को, ना कि कॉन्ट्रैक्ट वाले को, ठीक है। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि मैंने एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में बता दिया कि कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से नहीं आते। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, मैं यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो आप, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको ये खुद सॉल्व करना है, क्योंकि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मैंने आपके ऊपर समझा दिया है, ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। विद रेफरेंस टू डेफिनेशन ऑफ कंपनी एंड कॉर्पोरेशन की, दोनों की डेफिनेशन दे दी गई है और पूछा गया है कौन सा सही ऑप्शन है। तो चलो, कंपनी, कंपनी किसे कहते हैं? पहले तो बेयरट की कटिंग ही देखते हैं। कंपनी किसे कहते हैं? जो क्लोज 20 सेक्शन 2 के मतलब कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है, वो कंपनी कहलाएगी। और कॉर्पोरेशन क्या होता है? एनी बॉडी कॉर्पोरेट, कोई बॉडी कॉर्पोरेट जो एस्टेब्लिश की है सेंट्रल एक्ट ने और स्टेट एक्ट ने, बट डज नॉट इंक्लूड ए कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी। पर कॉर्पोरेशन में कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं आती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो अब देखते हैं, ए कंपनी अंडर कंपनी एक्ट इज ऑलवेज ए कॉर्पोरेशन, नहीं, ये कहीं भी मेंशन नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा गलत, बी हमारा एलिमिनेट हो गया। ए बॉडी कॉर्पोरेट एस्टेब्लिश बाय एक्ट इज ए कॉर्पोरेशन, तो हाँ ये तो है, मेंशन तो किया गया, बॉडी कॉर्पोरेट एस्टेब्लिश बाय सेंट्रल एक्ट इज ए कॉर्पोरेशन, यही तो बोला गया है। कॉर्पोरेशन डज नॉट इंक्लूड कंपनी, क्या कॉर्पोरेशन में कंपनी नहीं आती, ठीक है। तो कॉर्पोरेशन डज नॉट इंक्लूड, तो ये भी हमारा सही है, कॉर्पोरेशन में ये नहीं आती है, देखो ये मेंशन किया हुआ है ना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ओनली स्टेटमेंट 2 हमारी करेक्ट है, बाकी दो स्टेटमेंट हमारी गलत है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टर का पहले ये देखते हैं, कॉन्ट्रैक्टर इन रिलेशन टू एस्टैब्लिश मीन ए पर्सन, कौन होता है? अंडरटेक टू प्रोड्यूस ए गिवन रिजल्ट फॉर द एस्टैब्लिशमेंट अदर देन ए मेयर सप्लाई ऑफ गुड ऑफ आर्टिकल ऑफ मैन्युफैक्चर टू सच एस्टैब्लिश थ्रू कॉन्ट्रैक्ट लेबर। ये तो आपने पहले वाले बेयर एक्ट में भी पढ़ा होगा, पुराने वाले में सेम वही डेफिनेशन दी गई है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाता है। अब यहाँ पे क्या किया गया है, पहले यहाँ, अब यहाँ पे इस नए एक्ट में सब कॉन्ट्रैक्टर ऐड कर दिया गया है, ठीक है, सब कॉन्ट्रैक्टर ऐड कर दिया गया है। और इसमें मेयर सप्लाई ऑफ ए गुड्स एस्टेब्लिश में कि कॉन्ट्रैक्टर देखने में सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे लिखा है अदर देन, जो सप्लाई करते हैं आर्टिकल की गुड मैन्युफैक्चरिंग की, वो कॉन्ट्रैक्टर में नहीं आते, तो ये ऑप्शन 2 हमारा गलत हो गया, पहला हमारा सही है। ए पर्सन प्रोड्यूसिंग ए गिवन रिजल्ट, ये भी कॉन्ट्रैक्टर कहलाएगा, तो पहला और तीसरा हमारा सही है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, वेजेस। ये वेजेस मैंने आपको बता दिया वेजेस में क्या क्या होता है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाफट। सेक्शन 2 मैंने ऊपर आपको बताया था वेजेस में क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता, ठीक है। तो आपको मैंने बीडी आर्किटेक्ट बताई थी, उससे सॉल्व कर लेना। चलो अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 होमवर्क में दिया, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं।
कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में इसलिए ताकि आप पार्टिसिपेट करो, अदरवाइज सारे ही मैं करवा दूंगी तो इस लेक्चर का कोई बेनिफिट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट 50% जो रूल है रेम्युनरेशन इन काइंड में वो क्या है? इट कन्वर्ट अप टू 15% ऑफ काइंड इन रेम्युनरेशन इनटू वेजेस, ये सही है, हमने पढ़ा था, ठीक है। इट ओवरराइड एनी अदर स्पेसिफिक एक्सक्लूजन लाइक एचआरए, नहीं ये गलत है, ठीक है। इट अप्लाई ओनली वेयर एलिमेंट इन काइंड गिवन इन लिeu ऑफ वेजेस आर ऑथराइज्ड, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये वहीं अप्लाई होता है जहाँ वेजेस के बदले में काइंड में पेमेंट की जाती है, ठीक है। और इसका 15% कैप होता है, ये मैंने आपको बताया था। इसमें स्पेसिफिक एक्सक्लूजन क्या होता है? एचआरए होता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एम्प्लॉयर रिगार्डिंग प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन में क्या बताया था मैंने आपको? क्या एम्प्लॉयर रिड्यूस कर सकता है वेजेस? ठीक है, नहीं कर सकता, पहला तो गलत हो ही गया हमारा। रिडक्शन टू अचीव इक्वालिटी इज प्रोहिबिटेड, देखो इक्वालिटी को प्रोहिबिट कर सकता है। और ऑप्शन नंबर 3, रिक्रूटमेंट डिस्क्रिमिनेशन इज बार्ड एक्सेप्ट वेयर लो प्राइवेट वुमेन, तो ऑप्शन नंबर 3 तो हमारा सही है। मेरे को ऑप्शन नंबर 2 में इसमें डाउट लग रहा है, ये मैं आपको चेक करके बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 16 को आप डाउट में डाल देना, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, सेम और सिमिलर नेचर ऑफ वर्क, ये भी मैंने आपको करवाया था, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। क्या ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड करती है? हाँ, सेम और सिमिलर नेचर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, लेबर कोड का तो कहीं पे जिक्र ही नहीं किया है मैंने। और पार्टी कैन नॉट चैलेंज द नोटिफाई अथॉरिटी डिसीजन, और इसका भी कहीं मैंने नहीं बताया है। तो ये सेम और सिमिलर नेचर में ये दो डेफिनेशंस तो आती ही नहीं है, तो ओनली ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन वर्कर, देखो वर्कर में क्या इंक्लूड होता है? सेल्स प्रमोशन इंक्लूड था। वर्किंग था। पुलिस ऑफिसर था, नहीं था। तो 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर है। चलो आंसर देखते हैं इसका, ये देखो ये ऊपर आपको बताया था मैंने 1 एंड 3, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, कॉन्ट्रैक्टर। अब ये एम्प्लॉय की डेफिनेशन पूछ रहा है, अब ये पूछ रहा है कॉन्ट्रैक्टर कैन बी एम्प्लॉय, क्या कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयर हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज एम्प्लॉयर इज एन एम्प्लॉयर, कोई एम्प्लॉयर है उसकी डेथ हो गई है लेकिन उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव यानी कोई बेटा या कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो एम्प्लॉयर बन सकता है, तो बन सकता है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ लोकल अथॉरिटी इज नॉट कवर्ड, तो ये गलत है ऑप्शन, ऑप्शन 1 और 2 आपका करेक्ट है, ठीक है। नॉट नहीं होगा, यहाँ पे इंक्लूड होता है। अगर कोई लोकल अथॉरिटी तो वहां पे चीफ एग्जीक्यूटिव हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नोट लगा के इन्होंने क्वेश्चन घुमा दिया है, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ये आप पढ़ लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या बेयरक से डायरेक्ट ये पढ़ लोगे आप, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देखो ये मेंशन किया हुआ है ना, ये सारा पढ़ लेना आप। ये देखो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ये दिया हुआ है और कॉन्ट्रैक्टर भी दिया हुआ है, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ये इस चैप्टर 1 का लास्ट क्वेश्चन होगा। चैप्टर 2 में आपके लिए कल लेके आऊंगी। कंसिडर एस्टैब्लिशमेंट, एस्टैब्लिशमेंट में क्या होते हैं? एस्टैब्लिशमेंट इंक्लूड गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट होती है, या एस्टैब्लिशमेंट में एक्सक्लूड होता है इंडस्ट्री एंड ट्रेड। लोकल अथॉरिटी एस्टैब्लिशमेंट में लोकल अथॉरिटी में एस्टैब्लिशमेंट नहीं आते। तो चलो पहले हम इसका वो देखते हैं, एस्टैब्लिशमेंट में क्या आता है। देखो इंडस्ट्री ट्रेड बिजनेस, इंडस्ट्री ट्रेड बिजनेस इंक्लूड है, लेकिन ये एक्सक्लूड कह रहा है, तो ये तो गलत हो गया। एस्टैब्लिशमेंट लोकल अथॉरिटी आता है एस्टैब्लिशमेंट में। इंडस्ट्री ट्रेड बिजनेस मैन्युफैक्चर ऑक्यूपेशन कैरिड एंड इंक्लूड गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया हमारा, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। इंक्लूड गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट एंड इंडस्ट्री ट्रेड, ठीक है। चलो अब हम देर नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर कोड ऑन वेजेस के एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नाम है मिनिमम वेजेस, ठीक है। मिनिमम वेजेस, पहला क्वेश्चन देखते हैं। मिनिमम वेजेस में बी फिक्स फॉर, मिनिमम वेजेस कैसे फिक्स किए जाते हैं? तो देखो ये आता है आपका सेक्शन नंबर 6 में, सेक्शन नंबर 6 में आता है फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि
एक तो ये फिक्स कौन करता है, तो इसे फिक्स करती है आपकी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स करती है, ठीक है। और किस तरीके से फिक्स करती है, फॉर टाइम वर्क और फॉर पीस वर्क। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आपको पता होगा कि मैं बेयर एक्ट की कटिंग भी आपको एक्सप्लेनेशन में दे रही हूँ, जिससे आपका बेयर एक्ट भी कंप्लीट हो जाए और आपके एमसीक्यूज भी कंप्लीट हो जाए। तो चलो देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, मिनिमम वेजेस मस्ट बी रिव्यू एटलीस्ट वंस। मिनिमम वेजेस कितने टाइम में रिव्यू किए जाते हैं, तो रिव्यू किए जाते हैं आपके 5 ईयर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, फ्लोर वेज इज फिक्स्ड बाय। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्लोर वेज क्या होती है। तो सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं, फ्लोर वेज का मीनिंग होता है, फ्लोर वेज का मीनिंग होता है, फ्लोर वेज का मीनिंग होता है, मतलब नीड वेज कह सकते, नीड वेज आप इसको बोल सकते हो, कि जिससे आपकी एटलीस्ट जरूरतें पूरी हो जाए, तो इसको फ्लोर वेज कहा गया है, ठीक है। अब ये पूछा गया है कि फ्लोर वेज कौन फिक्स करता है, तो देखो ये आता है आपका सेक्शन 9 में, सेक्शन 9 में आता है आपका फ्लोर वेज, और इसे कौन फिक्स करता है, तो ये आपका फिक्स करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 4। इसमें कहा गया है स्टेट मिनिमम वेज। स्टेट मिनिमम वेज कैसी हो सकती है, कैन बी लोअर देन फ्लोर वेज, क्या फ्लोर वेज से कम हो सकती है, कैन नॉट बी लोअर देन फ्लोर वेज, फ्लोर वेज से कम नहीं हो सकती, मस्ट ऑलवेज बी इक्वल, इक्वल होनी चाहिए, या फिर डिपेंड ऑन एम्प्लॉयर चॉइस। तो देखो फ्लोर वेज मैंने आपको अभी बताया था, फ्लोर वेज का मीनिंग होता है नीड वेज, मतलब इतनी वेजेस तो जरूरी ही है हर किसी को मिलनी, तो कम तो नहीं हो सकती, ठीक है। एक मिनट, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैन नॉट बी लोअर द फ्लोर वेज। मतलब स्टेट वेज जो है ना आपकी, स्टेट वेज आपकी फ्लोर वेज से कम नहीं हो सकती। सपोज करो कि एक एग्जांपल ले लो, एग्जांपल ले लो कि जैसे मान लो किसी स्टेट की वेज है 8,000 रुपए, है ना, और गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्लोर वेज सेट कर दिए 10,000 रुपए, तो स्टेट वेज 8,000 रुपए ना, तो एम्प्लॉयर 8,000 रुपए पे ना करके आपको 10,000 रुपए पे करेगा, क्योंकि फ्लोर वेज कम नहीं हो सकती स्टेट वेज, स्टेट मिनिमम वेज से। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है, कमेटी फॉर फिक्सिंग मिनिमम वेज। जो कमेटी मिनिमम वेज फिक्स करती है उसमें कौन कौन इंक्लूड होते हैं, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, इंडिपेंडेंट पर्सन और ओनली गवर्नमेंट ऑफिशियल। तो देखो इसकी यहाँ पे मैंने कटिंग में, देखो आप कटिंग में देखते हैं, देखो एवरी कमेटी अपॉइंटेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। पहले तो कमेटी कौन अपॉइंट करता है, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करती है। इसमें कितने लोग होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉयर की तरफ से भी होते हैं और एम्प्लॉय की तरफ से भी होते हैं, और इंडिपेंडेंट पर्सन जो होते हैं वो होते हैं 1/3 ऑफ टोटल, 1/3 ऑफ टोटल, मतलब जितने टोटल मेंबर है ना। फॉर एग्जांपल आप ले लो, एक कमेटी में 9 मेंबर हैं, ठीक है, 9 मेंबर हैं, तो 9 का 1/3 कितना हो गया, ठीक है, 9 का 1/3, इतने मेंबर 3, तो 3 मेंबर आपके यहाँ पे इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। तो चलो अब देखते हैं इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, इंडिपेंडेंट पर्सन। इंडिपेंडेंट पर्सन मैंने आपको कितना बताया, 1/3 ऑफ टोटल, जितने टोटल मेंबर हैं उसके 1/3। अब जैसे 20 है तो 20 के 1/3 निकाल लो ऐसे, ठीक है। अब देखते हैं एमसीक्यू नंबर 6। ये देखो, ये वही क्वेश्चन आ गया कि इंडिपेंडेंट पर्सन कमेटी में कितने से कम नहीं, कितने से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो वो है 1/3, ठीक है, एटलीस्ट 1/3 होनी चाहिए और उससे एक्सीड नहीं होने चाहिए। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 7। मिनिमम वेज कंसिस्ट ऑफ। मिनिमम वेज में क्या क्या आता है, मिनिमम वेज में बेसिक वेज आता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस आता है, कैश वैल्यू कंसेशन सप्लाई आता है। तो इसमें ये तीनों ही आते हैं, इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। बेसिक वेज भी आएगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस भी आएगा और कैश वैल्यू कंसेशन सप्लाई भी आएगा। कौन से सेक्शन में आता है ये, तो ये आता है आपका सेक्शन नंबर 7। अब देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू, नेक्स्ट एमसीक्यू क्या कहता है, ये एमसीक्यू नंबर 8 यहाँ पे होना था लेकिन यहाँ आ गया है, चलो कोई नहीं, आप देख लो एमसीक्यू 8।
नॉर्मल वर्किंग डे इज फिक्स बाय, नॉर्मल वर्किंग डे कौन फिक्स करता है? एम्प्लॉयर, वर्कर, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, एडवाइजरी। तो देखो एम्प्लॉयर तो करेगा नहीं, क्योंकि अगर ये पावर एम्प्लॉयर को दी गई ना, तो वो 16 घंटे भी फिक्स कर दे, 14 घंटे भी फिक्स कर देगा, 16 घंटे भी फिक्स कर देगा, 18 भी, वो सिर्फ अपना बेनिफिट सोचेगा, तो एम्प्लॉयर तो इसका आंसर होगा नहीं। वर्कर, अगर वर्कर देखेंगे तो वर्कर भी अपना बेनिफिट देखेंगे, वो भी नहीं। एडवाइजरी बोर्ड कभी भी नॉर्मल वर्किंग डे फिक्स नहीं करता, इसका आंसर होगा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ये इसमें आता है, सेक्शन नंबर 13 में आता है ये, ठीक है। सेक्शन नंबर 13 में देखते हैं कौन करता है। देखो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, फिक्सिंग आर नॉर्मल वर्किंग डे, तो ये करती है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये करती है फिक्स द नंबर ऑफ आर फिक्स करती है और नॉर्मल वर्किंग डे के, ठीक है। और 7 डेज पर एक रेस्ट डे प्रोवाइड करती है, मतलब जैसे 7 दिन का एक वीक होता है ना, तो एक डे का रेस्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। सेक्शन नंबर 13, फिक्सिंग ऑफ आवर्स ऑफ नॉर्मल वर्किंग डेज। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू नंबर 9। देखो ओवर टाइम वेज में क्या इंक्लूड होता है? ये सिंपल सी चीज है, जब भी जैसे बहुत से लोग जॉब करते हैं तो कहते हैं ओवर टाइम मिलता है हमें, तो ओवर टाइम हमेशा ट्वाइस पे मिलता है, ट्वाइस एट द नॉर्मल रेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किस सेक्शन में आता है? ये आता है सेक्शन नंबर 14 में, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू। देखो, फॉर पीस रेट वर्कर एम्प्लॉयर मस्ट इंश्योर, जो पीस रेट वर्कर होते हैं एम्प्लॉयर को उसमें क्या इंश्योर करना चाहिए कि मिनिमम पीस रेट मिलेगा, मिनिमम टाइम रेट मिलेगा, या नो मिनिमम वेज, या फिर बोनस ओनली। तो जो पीस वर्कर होते हैं ना, उन्हें एट मिनिमम टाइम रेट तो मिलता ही है, मिनिमम टाइम रेट वेजेस मिलता ही है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू नंबर 11। इफ एम्प्लॉय वर्क एट टू डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्क इन वन डे, एक अगर एक एम्प्लॉय है, जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लो, रामू है। रामू एक फैक्ट्री में काम करता है, आधे दिन उसने काम करा स्वीपर का, ठीक है, स्वीपर का काम करा, और आधे दिन उसने काम करा, आधे दिन तो उसने स्वीपर का कर दिया, और आधे दिन उसने कर दिया वहां पे कोई मैन्युफैक्चरिंग मशीन है कटिंग वगैरह का, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि उसने डिफरेंट क्लास का काम किया है एक दिन में, उसको मिनिमम वेजेस कैसे मिलेंगे? तो अब देखो, जैसे स्वीपर की मिनिमम वेज मान लो, सपोज करो 200 रुपए पर डे है, ठीक है, 200 रुपए पर डे है, और कटिंग की 400 रुपए पर डे। तो जो उसका अमाउंट मिलेगा, इन दोनों का मिलेगा, यानी कि 600 रुपए। ये नहीं कि वो एम्प्लॉयर 200 के हिसाब से उसे दे देगा, जो उसका काम होगा, जैसा वो काम करेगा, जो उसकी मिनिमम वेज है, उसी के अकॉर्डिंग उसका अमाउंट मिलेगा, ठीक है। ये आता है आपका सेक्शन 11 में, पेड अकॉर्डिंग टू टाइम स्पेंट इज ईच कैटेगरी, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। चलो अब देखते हैं एमसीक्यू नंबर 12। फुल क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फुल मिनिमम वेजेस इज पेबल, फुल मिनिमम पे हुए इवन इफ लेस नॉर्मल वर्किंग आवर वर्क। देखो, ये कह रहा है कि नॉर्मल वर्किंग आवर 10 से 6 है, लेकिन उससे कम काम किया है, फिर भी उसे फुल वेज मिले, क्यों मिले, क्या रीजन है? एम्प्लॉय ने काम रिफ्यूज कर दिया था, तो इस केस में तो फुल वेज नहीं मिलेंगे, ठीक है। एम्प्लॉय लेजी था, इसमें भी नहीं मिलेंगे। शॉर्टेज ऑफ वर्क ड्यू टू एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के पास काम नहीं था, ठीक है, तो ये इसका रीजन हो सकता है कि एम्प्लॉयर के पास काम नहीं था, एम्प्लॉयर का फॉल्ट है। एम्प्लॉय तो आया था, एम्प्लॉय ने तो 10 से 6 अपना ड्यूटी पे था, लेकिन अगर आप उसे 10 से 6 पूरा काम नहीं करवा पाए, तो उसको काम नहीं दे पाए, तो एम्प्लॉयर का फॉल्ट है, और इस कंडीशन में उसको फुल मिनिमम वेज मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये देखो, रेस्ट डे वेजेस अप्लाई ओनली इफ एम्प्लॉय, रेस्ट डे कब अप्लाई होता है, किस कंडीशन में होगा? देखो, रेस्ट डे कब मिलता है, मैंने आपको बताया था कि 7 दिन का वीक होता है, उसमें एक रेस्ट डे मिलता है। अगर वो 6 दिन लगातार काम कर लेता है तो उसे रेस्ट डे मिल जाता है, तो इसका आंसर हो गया हैज वर्क फॉर 6 कंसेक्यूटिव डेज, ये इसका आंसर हो गया। एमसीक्यू नंबर 14 देखते हैं। फ्लोर वेज डिटर्मिनेशन कंसीडर, फ्लोर वेज क्या कंसीडर करता है? एम्प्लॉयर की फाइनेंशियल पोजीशन देखकर फ्लोर वेज डिसाइड किया जाता है, वर्कर का लिविंग स्टैंडर्ड देख के, यूनियन की डिमांड देख के, द मार्केट वेज ट्रेंड देख के। तो देखो, ये किया जाता है, फ्लोर वेज जो डिसाइड किया जाता है ना, वो मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड देखा जाता है, तो वर्कर लिविंग स्टैंडर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि यूनियन की डिमांड नहीं देखेंगे, मार्केट वेज ट्रेंड नहीं देखेंगे, एम्प्लॉयर की फाइनेंशियल पोजीशन नहीं देखेंगे, कि देखेंगे कि मिनिमम बेस्ड ऑन लिविंग स्टैंडर्ड, ये सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15। मिनिमम वेज अप्लाई टू, मिनिमम वेज कहाँ पे अप्लाई होता है? ओनली फैक्ट्री, ओनली शॉप, ओनली एस्टेब्लिशमेंट रिगार्डलेस ऑफ साइज, या ओनली एस्टेब्लिशमेंट विथ 10 प्लस एम्प्लॉय। तो ओनली फैक्ट्री पे अप्लाई होगा ऐसा तो कुछ नहीं है, ओनली शॉप पे अप्लाई होगा ऐसा भी कुछ नहीं है,
ऑल एस्टेब्लिशमेंट, सब पे अप्लाई होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू। देखो, स्टेट गवर्नमेंट में फिक्स डिफरेंट मिनिमम वेजेस, स्टेट गवर्नमेंट मिनिमम वेज कैसे फिक्स करती है, अब ये देखना है। देखो यहाँ मैंने ये लगा रखा है। देखो, स्टेट गवर्नमेंट जब भी मिनिमम वेज फिक्स करती है ना, तो वो क्या देखती है, अनस्किल्ड कैटेगरी अनस्किल्ड देखती है, स्किल्ड देखती है, सेमी स्किल्ड देखती है, हाईली स्किल्ड देखती है, और जोग्राफिकल एरिया भी देखती है। ये न्यू ऐड किया गया है इसमें, जोग्राफिकल एरिया। ठीक है, तो अब इसमें यही पूछ रहा है, तो चलो देखते हैं। जब स्टेट गवर्नमेंट मिनिमम वेज फिक्स करेगी तो डिफरेंट स्किल लेवल देखेगी, डेफिनेटली देखेगी। ये देखो स्किल्स ये शो है। डिफरेंट टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखेगी, डेफिनेटली देखेगी, और डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया। तो ऑल थ्री इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 17। एम्प्लॉय इज नॉट एंटाइटल्ड टू फुल मिनिमम वेज इफ। देखो ये क्वेश्चन वही रिपीट हो गया, लेकिन लैंग्वेज चेंज करके, कि एम्प्लॉय को फुल सैलरी नहीं मिली, क्यों नहीं मिली एम्प्लॉय, ठीक है, नहीं रिपीटेड नहीं है, सॉरी। एम्प्लॉय इज नॉट एंटाइटल्ड टू फुल मिनिमम वेज, एम्प्लॉय को फुल मिनिमम वेज नहीं मिली, इसका क्या रीजन हो सकता है। एम्प्लॉयर को शॉर्टेज ऑफ वर्क, ये तो है ही नहीं, क्योंकि अगर एम्प्लॉयर के पास काम भी नहीं होगा और वो एम्प्लॉय आया हुआ है, तो एम्प्लॉयर को फुल अमाउंट तो देना पड़ेगा। ऊपर वाले एमसीक्यू में हमने यही देखा था, तो ये तो है ही नहीं। नेचुरल कैलिमिटी आ गई है, तो इसमें भी नहीं है। एम्प्लॉय वाज अनविलिंग टू वर्क, अगर एम्प्लॉय कहता है कि मेरा काम करने का मन नहीं है, तो उसको फुल मिनिमम वेज नहीं दिया जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि एम्प्लॉय खुद ही काम नहीं करना चाहता, तो उसको फुल सैलरी क्यों देगा एम्प्लॉयर। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। फ्लोर वेज अफेक्ट स्टेट मिनिमम वेज। फ्लोर वेज स्टेट मिनिमम वेज को अफेक्ट कैसे करेगा। ओनली इफ स्टेट वांट, अगर स्टेट चाहती है जब अफेक्ट करेगा, ऑटोमेटिकली करेगा, या ओनली आफ्टर सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड के अप्रूवल पे करेगा, या ओनली इफ एम्प्लॉय डिमांड। तो ये ऑटोमेटिकली इफेक्ट कर देगा, क्योंकि मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि स्टेट वेज 8,000 है और फ्लोर वेज 10,000 है, तो स्टेट वेज 8,000 नहीं देगा, वहां पे उसे 10,000 ही देने पड़ेंगे। तो ये ऑटोमेटिकली इफेक्ट कर रहा है ना, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ऑटोमेटिकली इफेक्ट। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ओवर टाइम इज कैलकुलेटेड, ओवर टाइम कैसे कैलकुलेट होता है। ओवर टाइम कैलकुलेट होता है, नॉर्मल रेट जो आपका वेजेस होता है ना, उस पे कैलकुलेट होता है। ये बेसिक वेज और डीएनएस अलाउंस, खाली बेसिक वेज पे नहीं होता, खाली डीए पे नहीं होता, ये टोटल अमाउंट नॉर्मल रेट ऑफ जो आपका वेज होता है, नॉर्मल आवर्स जो होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। मिनिमम वेज नोटिफिकेशन बिकम इफेक्टिव, मिनिमम वेज का जो नोटिफिकेशन होता है वो कब से इफेक्ट होगा, इमीडिएटली होगा, आफ्टर 30 डेज होगा, या आफ्टर 3 मंथ अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस framework, which of the following situation legally qualify as absence from duty। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि पेमेंट ऑफ वेजेस के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी सिचुएशन है जो absence from duty मानी जाएगी। ठीक है, जिसके बेस पर वेजेस में डिडक्शन की जाएगी। वीकली हॉलीडे क्या absence of wages absence from duty मानी जाती है, नहीं। ले ऑफ डिक्लेयर बाय एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर ले ऑफ कर देता है तो absence from duty होता है, बिल्कुल नहीं होता। एम्प्लॉय प्रेजेंट इनसाइड प्रीमिसेस बट रिफ्यूजिंग टू वर्क, एम्प्लॉय फैक्ट्री में तो है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में तो है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा, तो इसको माना जाएगा absence from duty। तो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी ऑफिशियल लीव सैंक्शन बाय एम्प्लॉयर, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। एन एम्प्लॉय पेड मंथली is terminated on 15th March by when must the employer pay his earned wage। ये कह रहा है कि एक एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर दिया 15 मार्च में, तो उसने जो भी काम किया है उसका वेजेस उससे कब मिलेगा। देखो 24 आवर में मिलेगा, नेक्स्ट वर्किंग डे में मिलेगा, विद इन 2 वर्किंग डेज, या बाय 7th ऑफ नेक्स्ट वीक। तो न्यू कोड के अकॉर्डिंग उसे जो वेजेस मिलेगा वो मिलेगा विद इन 2 वर्किंग डेज। ठीक है, अब देखो जब एम्प्लॉय को रिमूव किया जाता है, रिमूव, ठीक है, डिसमिस, रिमूव डिसमिस, और वो रिजाइन करता है खुद। ठीक है, तो इस कंडीशन में एम्प्लॉयर को विद इन 2 वर्किंग डेज उसको सैलरी देनी पड़ेगी, विद इन 2 वर्किंग डेज में सैलरी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, और
ये नॉर्मली जो मंथली वेज होती है ना, डेट 7 तारीख, ये यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। तो ये मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दी हुई है, आप देख लेना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद इन 2 वर्किंग डेज, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिडक्शन डज नॉट रिक्वायर एम्प्लॉय रिटर्न ऑथराइजेशन। नीचे कुछ डिडक्शन दी गई है, इनमें से कौन सी डिडक्शन ऐसी है जिसमें एम्प्लॉय के रिटर्न ऑथराइजेशन मैंडेटरी है ही नहीं। मतलब एम्प्लॉयर कौन सी डिडक्शन कर सकता है एम्प्लॉय से पूछे बिना। देखो, ऑप्शन नंबर ए, रिकवरी फॉर हाउस अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर हाउस अकोमोडेशन दे रहा है। ऑप्शन बी, रिकवरी ऑफ लोन। ऑप्शन सी, डिडक्शन फॉर इंश्योरेंस स्कीम। ऑप्शन डी, डिडक्शन फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी पेमेंट। तो देखो, पहले ऑप्शन डी देखते हैं। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी पेमेंट हो रही है, ठीक है, तो रिटर्न ऑथराइजेशन मैंडेटरी होती है, ठीक है। कोई इंश्योरेंस स्कीम में अगर डिडक्ट कर रहा है एम्प्लॉयर, तो उसमें एम्प्लॉय से पूछेगा। कोई लोन दिया है, इंस्टॉलमेंट है ना, तो उसमें भी एम्प्लॉय से पूछेगा। लेकिन अगर हाउस अकोमोडेशन दिया है, हाउस अकोमोडेशन दिया है, तो एम्प्लॉयर पूछेगा थोड़ी कि मैं तुझे हाउस अकोमोडेशन दे रहा हूँ, मैं तेरा अमाउंट काटू या ना काटू, वो तो काटेगा ही। देखो, अगर एम्प्लॉयर ने हाउस अकोमोडेशन और गवर्नमेंट नोटिफाई स्कीम दी है, ठीक है, तो रिकवरी के लिए एम्प्लॉय की रिटर्न कंसेंट जरूरी नहीं होती। लेकिन लोन इंश्योरेंस, लोन इंश्योरेंस और कोऑपरेटिव सोसाइटी की डिडक्शन है, तो उसके लिए रिटर्न ऑथराइजेशन मैंडेटरी होती है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। विच कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाई बिफोर इम्पोजिंग ए फाइन अंडर पेमेंट ऑफ वेजेस प्रोविजन। ये कह रहा है कि पेमेंट ऑफ वेजेस के पेमेंट ऑफ वेजेस में, ठीक है, पेमेंट ऑफ वेजेस में फाइन लगाने से पहले कौन सी कंडीशन जरूरी है। इट मस्ट बी रिकवर्ड विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज नहीं होता, यहाँ होता है विद इन 90 डेज में रिकवर करना होता है, तो पहला तो गलत हो गया। इट मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर बट नो अप्रूवल नीडेड। रजिस्टर में रिकॉर्ड करना जरूरी होता है, लेकिन अप्रूवल चाहिए होता है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन 1 और 2 तो आपके गलत हो गए। फाइन कैन नॉट एक्सीड 1% ऑफ वेजेस, 1% नहीं होता है, यहाँ पे 3% होता है। एम्प्लॉयर मस्ट बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू शो कॉज नोटिस। हाँ, ये जरूरी है कि अगर वो कोई एम्प्लॉयर डिडक्शन कर रहा है, ठीक है, तो ये कंडीशन जरूरी है कि वो एम्प्लॉय को एक चांस तो देगा कि वो कारण बताए। मतलब शो कॉज नोटिस होता है कि एम्प्लॉय को बोलेगा कारण बताओ कि तुमने ये क्यों किया और मैं डिडक्शन क्यों ना करूं, ठीक है। चलो, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, इफ टोटल ऑथराइजेशन deduction in a wage period reach 50% of wages, what happen to remaining recoverable amount। क्वेश्चन 5 में ये कह रहा है कि अगर ऑथराइज डिडक्शन, जो हमारी ऑथराइज डिडक्शन है, वो 50% वेज तक पहुंच जाए, ठीक है, 50% वेज तक पहुंच गई, 50% वेजेस तक पहुंच गई, तो बाकी डिडक्शन का क्या होगा। तो बाकी डिडक्शन क्या होता है, वो फ्यूचर वेज पीरियड में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। इसका रिमेनिंग अमाउंट जो है ना, जो बचा हुआ होता है, वो फ्यूचर वेज पीरियड में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो इसका आंसर ये है, ठीक है। चलो, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ए कंपनी वांट टू पे वेजेस पार्सली इन वाउचर, रिडीमेबल एट ए स्पेसिफिक स्टोर, इज इट वैलिड। एक स्टोर है और वहां पे कंपनी क्या करना चाहती है कि वो जो वेजेज है ना, वो पार्सली वाउचर में देना चाहती है। वाउचर मतलब ये कह लो कि शॉपिंग वाउचर, ईटिंग वाउचर, होटल रेस्टोरेंट के वाउचर, कि तुम ये ले लो और ये तुम्हारी सैलरी हो जाएगी। मतलब जो सैलरी है उतने अमाउंट का पार्सली वाउचर देना चाहती है, तो क्या ये वैलिड होगा। तो देखो, अब ये देखो, देखो, जो हमारी वेज होती है ना, जो हमारी वेजेज होती है ना, वो कैश और बैंक ट्रांसफर में दी जाती है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, कैश और बैंक ट्रांसफर में दी जाती है। लेकिन काइंड में, काइंड मतलब जैसे ये वाउचर कह रहा है, काइंड में जो पेमेंट होती है ना, वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होती है, जब तक गवर्नमेंट किसी भी इंडस्ट्री को इससे एग्जम्प्ट ना कर दे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नो वेजेस कैन नॉट बी पेड इन काइंड अनलेस एग्जम्प्टेड। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। चलो, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
Which authority can file a wage claim on behalf of employee if employee fear victimization? क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा है कि अगर एम्प्लॉय विक्टिमाइजेशन से डरता है तो उसकी तरफ से वेज क्लेम कौन फाइल कर लेगा? विक्टिमाइजेशन मतलब वो कहता है कि मैं सामने नहीं आना चाहता, मेरे को डर लग रहा है, लेकिन उसको उसके वेजेस भी चाहिए, तो उसके बिहाफ पे कौन विक्टिमाइजेशन से वो डर रहा है, तो एम्प्लॉय के बिहाफ पे कौन करेगा? एचआर मैनेजर करेगा, लेबर कोर्ट करेगा, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर करेगा, या एम्प्लॉयर नॉमिनी? तो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर यहाँ पे वेज कंप्लेन कर सकता है, इसे बोलेंगे फाइल क्लेम सू मोटो, मतलब अपने आप से संज्ञान ले सकता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है? एन एम्प्लॉयर पे वेजेस ऑन 10th इंस्टेड ऑफ 7th ऑफ एवरी मंथ ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव डिले, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि अगर एम्प्लॉयर 7 तारीख की वजह 10 को पेमेंट करता है ना, और रीजन देता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिले है, तो इनमें से कौन सा रीजन वैलिड होगा? देखो, एक्सेप्टेबल इफ एम्प्लॉयर प्रूव रीजन, एक्सेप्टेबल फॉर 3 मंथ ओनली, नॉट एक्सेप्टेबल बियॉन्ड एक्सेप्ट लिमिट, वैलिड इफ एम्प्लॉयर डू नॉट ऑब्जेक्ट। तो देखो, ये इसका जो आंसर होगा ना, ये ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि ये तो वो बोल सकता है कि बार बार अगर उसको ये अलाउ कर दिया जाए कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिले है, तुम पेमेंट लेट कर देना, तो उसका हर महीने का काम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर है नॉट एक्सेप्टेबल डिले बियॉन्ड एक्सेप्टेबल लिमिट। ठीक है, जो हमारी स्टैच्यू वेजेस होती है ना, वो डिले इलीगल है, चाहे एम्प्लॉय ऑब्जेक्शन भी करे या ना करे, तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ए फाइन इम्पोज बिकम इनवैलिड, फाइन इनवैलिड कब माना जाता है? तो देखो, मैंने ऊपर भी बताया था कि अगर देखो, जो हमारा फाइन होता है, मैंने ऊपर बताया था कि 90 डेज के अंदर उसको रिकवर करना होता है, लेकिन ये क्या कह रहा है? आफ्टर 90 डेज, तो ये इनवैलिड हो गया, तो यही इसका आंसर है। रजिस्टर में रिकॉर्ड इनवैलिड होगा? नहीं। शोन टू एम्प्लॉय इनवैलिड होगा? नहीं। अप्रूव, गवर्नमेंट ने अप्रूव करा, इनवैलिड होगा? नहीं। तो इसका आंसर है रिकॉर्ड आफ्टर 90 डेज। अगर 90 डेज के बाद रिकवर किया जा रहा है कोई भी फाइन, तो वो इनवैलिड माना जाएगा, मतलब फिर वो गलत तरीके से फाइन को वसूल कर रहा है और ये इनवैलिड बन जाएगा। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10। विच वर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन एम्प्लॉयर इन वेज क्लेम? वेज क्लेम में प्रूफ का बर्डन किस पे होता है, मतलब किसको प्रूफ करना होता है कि उसने वेज क्लेम करे हैं? ठीक है, तो ये होता है एम्प्लॉयर मस्ट प्रूव पेमेंट वाज मेड, कि एम्प्लॉयर को प्रूफ करना होगा कि उसने करेक्ट पेमेंट करी है। ये एम्प्लॉय को प्रूफ नहीं करना होगा। अगर मान लो ऐसे किसी एम्प्लॉय ने क्लेम कर दिया कि मेरी वेजेस कम दी गई है, तो कौन प्रूफ करेगा? तो एम्प्लॉयर प्रूफ करेगा कि भाई मैंने तो सही दी थी, ये झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये बर्डन होता है ना, तो बर्डन होता है एम्प्लॉयर के ऊपर, एम्प्लॉय के ऊपर नहीं होता। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, पेमेंट ऑफ बोनस। चैप्टर 4 के एमसीक्यू आज हम करेंगे पेमेंट ऑफ बोनस। ठीक है, तो बोनस का मतलब क्या होता है? बोनस का मतलब होता है एक्स्ट्रा पेमेंट जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को देता है जब कंपनी को प्रॉफिट होता है। देखो, ये चैप्टर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे ध्यान से सुनना। ठीक है, बाकी 3 चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। इसकी एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, अगर आपने वो एमसीक्यू नहीं देखे हैं तो आप एमसीक्यू जाकर देख लेना। ठीक है, और ये क्वेश्चंस अभी DSSB की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, 23 फरवरी को उसका एग्ज़ाम है, तो उसके लिए भी यूज़फुल हो सकते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो लेक्चर को लाइक, शेयर और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? ए एम्प्लॉय मंथली वेज इज 27,000 बट गवर्नमेंट नोटिफाई वेज सीलिंग फॉर बोनस कैलकुलेशन इज 21,000। ये कहता है कि एक एम्प्लॉय की मंथली वेज है ना, वो 27,000 है। ठीक है, पर गवर्नमेंट ने क्या करा, एक वेज सीलिंग बनाई कि बोनस कैलकुलेशन होगा 21,000 पे। तो अब आपको ये बताना है कि मिनिमम बोनस किस पे निकलेगा, कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा। ठीक है,
तो देखो, मान लो एक एम्प्लॉई है, उसकी मंथली सैलरी 27,000 रुपीज़ है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट क्या कहती है कि कैलकुलेशन करनी है 21,000 पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि बोनस एक्चुअल सैलरी पे नहीं मिलेगा, जो गवर्नमेंट ने सीलिंग नोटिफाई किया ना 21,000, उस पे कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो इसमें इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 21,000, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, बोनस बिकम पेबल टू न्यू एस्टेब्लिशमेंट फ्रॉम फर्स्ट ईयर ऑफ। अब बात करते हैं नई कंपनी की। देखो, हर न्यू एस्टेब्लिशमेंट को ना इमीडिएटली बोनस देना कंपलसरी नहीं होता। बोनस देना कब कंपलसरी होता है, जब कंपनी डेप्रिसिएशन है ना, अपने चार्जेस और अपने बाकी स्टैट्यूटरी डिडक्शन कर लेती है, ठीक है। उसके बाद एलोकेबल सरप्लस कमा लेती है, मतलब एलोकेबल सरप्लस अर्न कर लेती है, उसके बाद बोनस देना कंपलसरी हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, अर्निंग एलोकेबल सरप्लस आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड प्रायर चार्जेस। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, एक होता है सेट ऑन और एक होता है सेट ऑफ। सेट ऑन और सेट ऑफ आपको मुझे बताना है क्या होता है, अगर नहीं पता तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम बोनस। इसमें कह रहा है कि बोनस से डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड कौन सा नहीं है, ये कौन सा नोट पूछ रहा है। लेकिन पेपर में क्या होता है, नोट ना देके हम आंसर गलत कर देते हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। देखो बोनस, देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्या हर एम्प्लॉय को बोनस मिलता है, नहीं, हर एम्प्लॉय को बोनस नहीं मिलता। देखो, अगर एम्प्लॉय ने सीरियस मिसकंडक्ट किया है, जैसे फ्रॉड किया है, सैबोटेज किया है, ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट किया है, तो उसे बोनस नहीं मिलेगा। अगर लो परफॉर्मेंस रेटिंग है तो एम्प्लॉयर ये नहीं कह सकता कि एम्प्लॉय की लो परफॉर्मेंस है या वो कम काम कर रहा है या काम अच्छा नहीं हो रहा तो मैं उसे बोनस नहीं दूंगा। और इसमें पूछा है नोट ए ग्राउंड, तो नोट ए ग्राउंड में इसका आंसर होगा डी, कि ये कह रहा है कि नोट ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब डी ऑप्शन पे वो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता बोनस देने के लिए। देखो, पहले जो बोनस था ना, वो फ्रॉड और सबोटेज तो था उसमें, लेकिन सेक्सुअल हरासमेंट नहीं था। सेक्सुअल हरासमेंट यहाँ पे कोड में ऐड किया गया है, तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। एलोकेबल सरप्लसेज, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, एलोकेबल सरप्लस कब कैलकुलेट होता है, ये मैंने अभी आपको बताया था। जब हम डेप्रिसिएशन, हमारी कोई रिबेट है या कोई डायरेक्ट टैक्सेस हैं, वो सब माइनस कर देते हैं, तब हमारा आता है एलोकेबल सरप्लस, ठीक है, तब निकलता है ये। और इन सब देखो, एक अमाउंट होता है, उनमें से ये सब हमें घटाना होता है, उन सब के बाद जो अमाउंट हमारा बचता है वो कहलाता है हमारा एलोकेबल सरप्लस। तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। A company declared 20% bonus and but has a 10% set of balance from previous year। एक कंपनी ने डिक्लेयर किया कि वो 20% बोनस देगी, ठीक है, पर उसके पास जो ना पिछला बैलेंस है 10% सेट ऑफ का, तो बोनस कैसे कैलकुलेट होगा। अब ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो, इस साल कंपनी ने सपोज करो इस साल कंपनी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया है और कंपनी ने बोनस डिक्लेयर कर दिया कि हम 20% बोनस देंगे, ठीक है। तो एम्प्लॉयर सिर्फ वही 20% का बोनस देगा, सेट ऑफ का नहीं देगा। सेट ऑफ कब यूज़ करते हैं, सेट ऑफ जब यूज़ करते हैं जब हमारा करंट ईयर में प्रॉफिट कम होता है। अगर देखो, मान लो एम्प्लॉयर ने बोला कि मैं 20% बोनस दूंगा, लेकिन उसका प्रॉफिट तो हुआ नहीं था, तो वो 10% सेट ऑफ जब यूज़ हो जाता। लेकिन यहाँ तो उसने डिक्लेयर करा कि वो 20% बोनस देगा, तो 20% बोनस वो किस कंडीशन में दे रहा है, उसका कंपनी का प्रॉफिट हुआ है, इसलिए वो सिर्फ 20% देगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा पे ओनली 20%। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इफ द एस्टेब्लिशमेंट हैज मल्टीपल ब्रांचेस। अगर
किसी कंपनी की मल्टीपल ब्रांचेज हैं और विथ सेपरेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उन सबके सेपरेट अलग अलग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो बोनस कैसे कैलकुलेट होगा? देखो, एक ऑफिस है, वो दिल्ली में हेड ऑफिस है, ठीक है, एक ऑफिस है उसका दिल्ली में हेड ऑफिस है, लेकिन उसकी ब्रांचेज है गुजरात में है, राजस्थान में, मुंबई में, ठीक है, इन सब जगह पे उसकी ब्रांच है, और इन सब का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग बनता है, दिल्ली में नहीं बनता, अलग ही बनता है, ठीक है। तो इसका जो बोनस होगा ना वो भी अलग अलग ही बनेगा, एक साथ नहीं बनेगा। तो इसका आंसर होगा सेपरेट फॉर ईच ब्रांच, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस जब अलग अलग बन रहा है तो उसी के भी यहाँ पे तो बोनस कैलकुलेट होगा ना, तो अलग अलग बनेगा, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखो, इफ एम्प्लॉयर पे कस्टमरी बोनस मान लो इसे पूजा बोनस, अगर एम्प्लॉयर ने पूजा बोनस दिया 10,000 रुपये का, पूजा का बोनस दे दिया, बट स्टैचुरी मिनिमम बोनस कितना है 8,000 रुपये, तो इनमें से वो कितना देगा? या तो वो 18,000 दे, 10 और 8 ऐड करके दे, मस्ट पे मिनिमम बोनस सेपरेटली, या फिर मिनिमम बोनस को सेपरेट करके दे, या जो कस्टमरी बोनस है वो एडजस्ट कर ले स्टैट्यूटरी बोनस से। तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर है। इसमें क्या होता है, देखो, कस्टमरी बोनस जैसे पूजा बोनस हो गया या कोई फेस्टिवल बोनस हो गया, और इसे ना कस्टमरी बोनस को स्टैचुरी बोनस का ही हिस्सा माना जाता है। तो अगर एम्प्लॉयर ने स्टैचुरी मिनिमम से ज़्यादा कस्टमरी बोनस दे दिया है, मतलब कस्टमरी बोनस ज़्यादा दे दिया है, तो वो उसे स्टैचुरी बोनस देने की ज़रूरत नहीं है, या फिर वो उसमें से अगर उनमें से अलग से स्टैचुरी बोनस देने की ज़रूरत नहीं है, वो उसको सिर्फ कितना देगा, कस्टमरी बोनस देगा एडजस्ट करके, ठीक है। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बोनस मस्ट बी पेड विद इन 8 मंथ ऑफ अकाउंटिंग ईयर। देखो, बोनस को अकाउंटिंग ईयर के 8 महीने पे करना होता है, अनलेस, कब तक, एम्प्लॉयर इज इन फाइनेंशियल ट्रबल, अगर एम्प्लॉयर फाइनेंशियल ट्रबल से गुजर रहा है, अगर छोटी स्टैब्लिशमेंट है, ऑप्शन नंबर बी, गवर्नमेंट ग्रांट रिटर्न एक्सटेंशन, गवर्नमेंट ने ग्रांट कर दिया है कि रिटर्न एक्सटेंशन मिल जाएगी, ठीक है, और एम्प्लॉयर एग्री टू डिले, और एम्प्लॉय एग्री टू डिले, और या एम्प्लॉय कहने की कोई बात नहीं, मैं बाद में बोनस दे देना, तो वो कब 8 महीने के बाद पे कर सकता है? वैसे तो 8 महीने में पे करना होता है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर गवर्नमेंट ने रिटर्न में दे दिया है, एक्सटेंड कर दिया है कि अगर 8 महीने में नहीं दे सकते तो तुम इतने टाइम में दे दो, लेकिन जो इसका पीरियड होता है ना वो मैक्सिमम एडिशनल 2 साल ही आप ऐड कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। मतलब 2 साल के अंदर अंदर, 8 महीने से लेके 2 साल के अंदर अंदर तक आपको बोनस पे करना ही होगा, ठीक है। ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जैसे ये बेयर एक्ट वगैरह में तो नहीं दिए हुए, जब मैं जॉब करती थी तो वहाँ पे इस टाइप की कंडीशंस होती थी, उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। चलो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। पेमेंट ऑफ बोनस अब ओनली अप्लाई, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन तो आप खुद ही कर सकते हो। वैसे इसका आंसर है पेमेंट ऑफ बोनस कब अप्लाई होता है, तो 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय किसी भी एक दिन में काम कर ले 1 साल के प्रीसीडिंग ईयर में, ठीक है। वर्किंग डे एलिजिबिलिटी में क्या क्या आता है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। वर्किंग डे फॉर एलिजिबिलिटी, देखो, अगर आप पेड हॉलीडे ले रहे हो, क्या वो वर्किंग डे मैनेज में काउंट होगा? ले ऑफ हो रहा है, क्या वो वर्किंग डे की एलिजिबिलिटी में काउंट होंगे? मैटरनिटी, तो ये तीनों ही काउंट होते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो अब आपसे 3 क्वेश्चंस पूछती हूँ, ठीक है। देखो, मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं क्या इंस्पेक्टर का काम सिर्फ पनिशमेंट देना होता है या हेल्प करना, और अगर एम्प्लॉय को सैलरी नहीं मिलती तो वो कोर्ट जाएगा या किसी अथॉरिटी के पास। अब एक और सवाल है, गवर्नमेंट मिनिमम वेज फिक्स करने से पहले किसकी एडवाइस लेती है, और क्या वो एडवाइस बाइंडिंग होती है या नहीं। अगर आपको यहाँ थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो आज हम समझेंगे कोड ऑन वेजेस का चैप्टर नंबर 5, नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 6, और उसके बाद चैप्टर नंबर 7 के लिए 7 के एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि इन्हीं चैप्टर से यूपीएससी, यूजीसी, नेट
EPFO, APFC, APF और RRB स्टाफ वेलफेयर और DSSS, इन सब में ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे क्योंकि कोड एप्लीकेबल हो चुके हैं। ठीक है, RRB के सिलेबस में कोड ऑन वेजेस का न्यू लेबर कोड का सिलेबस नहीं दिया है, फिर भी मैं एक बार कहूँगी कि आप ये MCQs जरूर देख लेना। अगर एक दो क्वेश्चंस भी आ गया तो आपको ही पता है कि RRB में कितनी कम पोजीशन है, हर जोन में एक दो पोजीशंस हैं, तो आपका कोई क्वेश्चन स्किप ना हो, इसलिए मैं ये लेक्चर बना रही हूँ। और अगर आपको लेक्चर अच्छे लगते हैं तो आप लेक्चर को फॉरवर्ड करना, ठीक है, और लाइक करना, और अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। तो चलो अब हम अपना लेक्चर देखते हैं, आज का हमारा लेक्चर क्या कहता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। इसमें ये पूछ रहा है कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में स्टेट के कितने रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ठीक है, स्टेट के कितने रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, 3, 4, 5 और इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेट। तो इसमें ये होते हैं 5। ठीक है, इसका आंसर है 5। देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव कितने होंगे। कोड ऑन वेजेस का सेक्शन नंबर 42 सब क्लोज 1 सब क्लोज डी। ठीक है, कहता है कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में स्टेट गवर्नमेंट के 5 रिप्रेजेंटेटिव होंगे। एग्जाम्पल, सोचो भारत में कितने स्टेट है, 28 स्टेट है। ठीक है, जैसे ये एग्जाम्पल है कि भारत में 28 स्टेट है, लेकिन सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में हर स्टेट से एक रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, हर स्टेट से नहीं होता, बल्कि टोटल 5 स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो अदर स्टेट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। ये लेक्चर छोटे होंगे क्योंकि मैं चैप्टर वाइज करवा रही हूँ, तो मैंने ज़्यादा MCQs नहीं रखे हैं। ठीक है, पर मैं समझाऊंगी बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2, इंडिपेंडेंट मेंबर इन एडवाइजरी बोर्ड शैल नॉट एक्सीड। अभी ये पूछ रहा है कि इंडिपेंडेंट मेंबर, एडवाइजरी बोर्ड में कुछ मेंबर इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो वो कितने से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो इसका आंसर है 1/3। 1/3 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट मेंबर नहीं होने चाहिए। देखो, एडवाइजरी बोर्ड में कुछ मेंबर इंडिपेंडेंट होते हैं जो ना तो एम्प्लॉयर की साइड से होते हैं, ठीक है, और ना ही एम्प्लॉयर की साइड से होते हैं, वो इंडिपेंडेंट ही होते हैं, मतलब ना तो इसकी साइड से होंगे ना इसकी साइड से होंगे। ठीक है, और ये कौन हो सकते हैं, जैसे कोई रिटायर्ड जज हो गया आपका, ये इंडिपेंडेंट मेंबर हो सकता है, रिटायर्ड जज हो गया, या किसी फील्ड का एक्सपर्ट मेंबर हो गया, वो आपका इंडिपेंडेंट मेंबर बन सकता है। कितने होते हैं, 1/3 होते हैं। एग्जाम्पल ले लो कि एक बोर्ड में 30 मेंबर हैं, तो 30 का 1/3 कितना हो गया, 30 का 1/3 कितना हो गया, 10। तो उसमें जो इंडिपेंडेंट मेंबर होंगे वो 10 होंगे, 11 या 12 होंगे तो वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट मेंबर किस लिए बनाए जाते हैं, ताकि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की दोनों की साइड का बैलेंस बना रहे। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, मिनिमम वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन एडवाइजरी बोर्ड। एडवाइजरी बोर्ड में वुमेन का मिनिमम रिप्रेजेंटेशन कितना होना चाहिए, तो वो भी होता है 1/3। ठीक है, 1/3 होता है। तो किस में कौन सा सेक्शन कहता है, कोड ऑन वेजेस में क्या है ना, कोड ऑन वेजेस में जेंडर रिप्रेजेंटेशन को इम्पोर्टेंस देता है। ठीक है, इसलिए एडवाइजरी बोर्ड में जो मेंबर का मिनिमम कोटा फिक्स किया गया है वो किया गया है 1/3। ठीक है, सेक्शन 42 सब क्लोज 2 एंड सेक्शन 42 सब क्लोज 7 के अकॉर्डिंग बोर्ड में कम से कम 1/3 मेंबर तो होने चाहिए। और अगर बोर्ड में एग्जांपल ले लो, अगर बोर्ड में 21 मेंबर हैं, ठीक है, तो 21 मेंबर हैं तो इसमें 7 मेंबर वुमेन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 4 वुमेन रख लोगे। अगर 4 वुमेन हैं, 21 टोटल 21 मेंबर है और आपने 4 वुमेन रख ली या 5 रख ली या 6 रख ली, तो वो कोड के अगेंस्ट माना जाएगा। 1/3 मतलब 1/3 ही होनी चाहिए। 21 का 1/3 हो गया 7। ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है,
चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड शैल बी, देखो ये कह रहा है कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का चेयरपर्सन कौन होगा, एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से होगा, एम्प्लॉय की तरफ से होगा, इंडिपेंडेंट पर्सन होगा, या स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनी होगा, या स्टेट ने जो नॉमिनेट किया है वो होगा। तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, इंडिपेंडेंट पर्सन इसका आंसर है। अब इसमें क्या होता है, चेयरपर्सन बोर्ड का ना एक हेड होता है, इसलिए उसका न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है, मतलब इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो अगर चेयरपर्सन सिर्फ एम्प्लॉयर का रिप्रेजेंटेटिव होगा या एम्प्लॉय का होगा तो दोनों तरफ से वो डिसीजन बायस ले सकता है। तो ऐसा ना हो, इनका बैलेंस करने के लिए जो चेयरपर्सन बनता है ना वो इंडिपेंडेंट पर्सन को बनाते हैं, ताकि दोनों पार्टियों का इंटरेस्ट बैलेंस हो सके। और ये किस सेक्शन में कहा गया है, सेक्शन 42 सब क्लॉज 2। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड इज कॉन्स्टिट्यूट बाय, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, ठीक है, कौन बनाता है। तो स्टेट एडवाइजरी बोर्ड कौन बनाता है, तो ये आपका बनाती है स्टेट एडवाइजरी बोर्ड, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड बनता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, लेकिन स्टेट लेवल पर स्टेट एडवाइजरी बोर्ड स्टेट लेवल स्टेट ही बनाती है। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं इसका एग्जांपल मैं आपको दूं। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट अपने स्टेट एडवाइजरी बोर्ड बनाएगी, तो जो दिल्ली के शॉप्स हैं, फैक्ट्रीज है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक है, वो वेज रिलेटेड एडवाइस देगी। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड में कॉन्स्टिट्यूट, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है, मतलब क्या क्या बना सकता है, लेबर कोर्ट, कमेटी, सब कमेटी, वेज ट्रिब्यूनल या इंस्पेक्टोरेट। तो वो कमेटी और सब कमेटी बना सकता है स्टेट एडवाइजरी बोर्ड, कमेटी एंड सब कमेटी। देखो कभी कभी ना कभी कभी क्या होता है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर डिटेल स्टडी के लिए छोटे छोटे ग्रुप बनाने पड़ते हैं। तो सेक्शन 42 सब क्लोज 5 क्या कहता है, सेक्शन 42 सब क्लोज 5 कहता है कि स्टेट एडवाइजरी बोर्ड कमेटी या सब कमेटी बना सकती है जो पर्टिकुलर इशू, जैसे आपका वुमेन एम्प्लॉयमेंट हो गया, सेक्टर वाइज वेजेस पर काम करना हो गया, तो ये बना सकते हैं। अब आप एक एग्जांपल ले लो, ठीक है, एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे अगर स्टेट को कंस्ट्रक्शन वर्कर की वेज कंडीशन पर रिपोर्ट चाहिए, ठीक है, तो बोर्ड क्या करेगी, एक सब कमेटी बनाकर डाटा कलेक्ट करवा लेगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन प्रिंसिपल अप्लाई टू, इक्वल रिप्रेजेंटेशन प्रिंसिपल कहाँ पर अप्लाई होता है, तो ये अप्लाई होता है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज पे, इक्वल रिप्रेजेंटेशन। देखो कोड ये एंश्योर करता है कि बोर्ड में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का बराबर कंट्रीब्यूशन हो, एम्प्लॉयर का भी बराबर कंट्रीब्यूशन हो और एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन हो। ठीक है, सेक्शन 42(1) सबको एंड बी के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को इक्वल रिप्रेजेंटेटिव दिया जाना चाहिए, ताकि कोई एक साइड से डोमिनेट ना कर सके। एग्जाम्पल, अगर बोर्ड में 12 रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, 12 रिप्रेजेंटेटिव है, तो 6 होंगे एम्प्लॉयर की तरफ से और 6 होंगे एम्प्लॉय की तरफ से। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑन, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड क्या एडवाइज करता है, ठीक है, फिक्सेशन ऑफ फ्लोर वेज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन, बोनस डिस्प्यूट और पेनल्टीज। तो स्टेट एडवाइजरी बोर्ड क्या करता है, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड जो एडवाइस देता है ना, वो एम्प्लॉयमेंट, जो वुमेन को क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, वो स्टेट एडवाइजरी बोर्ड एडवाइस करता है। ठीक है, और फिक्सेशन ऑफ फ्लोर वेज कौन करता है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड फिक्सेशन ऑफ फ्लोर वेज करता है। ठीक है, जबकि स्टेट बोर्ड का फोकस कहाँ पे होता है, कि वुमेन एम्प्लॉयमेंट पर होता है। ठीक है, अब देखो एग्जांपल लो, बोर्ड रिकमेंड कर सकता है कि वुमेन के लिए नाइट शिफ्ट में एक्स्ट्रा सेफ्टी प्रोविजन हो या फ्लेक्सिबल आवर्स से उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ सके, ये बोर्ड फिक्स कर सकता है स्टेट वुमेन से रिलेटेड। ठीक है, सेक्शन 42 का
सब क्लोज 4 का बी पॉइंट देखना, इसमें यही आंसर होगा। ठीक है, ये सारे मैंने कोडन वेजेस से ही डाउनलोड करके सारे क्वेश्चन फ्रेम किए हैं। ठीक है, गूगल से कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं है। प्रोसीजर ऑफ एडवाइजरी बोर्ड शैल बी रेगुलेटेड। एडवाइजरी बोर्ड का प्रोसेस कौन रेगुलेट करता है, मतलब प्रोसेस कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल, या बोर्ड्स देमसेल्व्स, या बोर्ड खुद करते हैं? तो देखो यहाँ बात हो रही है कि मीटिंग कैसे बुलाई जाए, कोरम कैसे किया जाए, एजेंडा कैसे सेट होगा, ये सब कौन डिसाइड करेगा? प्रोसीजर। ठीक है, कि मीटिंग कब होगी, कोरम क्या होगा, एजेंडा क्या होगा। तो सेक्शन 42 सब क्लोज 10 के अकॉर्डिंग एडवाइजरी बोर्ड अपना प्रोसेस खुद फ्रेम करता है, बोर्ड देमसेल्फ। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वो अपने इंटरनल रूल्स खुद बना सकता है। अब एग्जांपल ले लो, बोर्ड डिसाइड कर सकता है कि साल में मिनिमम 4 मीटिंग होगी। ठीक है, 4 मीटिंग होगी साल में। ठीक है, और इसका नोटिस 7 दिन पहले दिया जाएगा, और कोरम में 1/3 मेंबर होने जरूरी हैं। तो ये सब कौन डिसाइड करेगा? ये बोर्ड ही इसी सारा प्रोसेसर कौन डिसाइड करेगा? बोर्ड खुद खुद करता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? एडवाइस ऑफ एडवाइजरी बोर्ड इज। एडवाइजरी बोर्ड की एडवाइस का नेचर क्या होता है? वो बाइंडिंग होती है, जुडिशियल होती है, रिकमेंडेटरी होती है, या मैंडेटरी होती है? तो जो एडवाइजरी बोर्ड एडवाइस देता है ना, वो रिकमेंडेटरी होती है। देखो, एडवाइजरी बोर्ड का काम क्या है? सिर्फ गवर्नमेंट को सलाह देना। ठीक है, सिर्फ सलाह देना है उसका काम, लेकिन डिसीजन लेना किसका काम है? गवर्नमेंट का। इसलिए बोर्ड की एडवाइस रिकमेंडेटरी होती है, बाइंडिंग नहीं होती। गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट भी कर सकती है, मॉडिफाई भी कर सकती है, या फिर रिजेक्ट भी कर सकती है। एग्जाम्पल लो, अगर बोर्ड सजेस्ट करे कि 12,000 रुपए पर मंथ फ्लोर वेज दो, ठीक है, फ्लोर वेज दो, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट उस रिकमेंडेशन को कंसिडर करेगी, इसका फाइनल डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेगी, और वो नोटिफिकेशन उसके हिसाब से ही होगा। ये चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है, ड्यूज, क्लेम एंड ऑडिट के एमसीक्यू कोड ऑन वेजेस के। सोचो, एक एम्प्लॉय को पूरी सैलरी नहीं मिलती, या फिर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, या ड्यूज पेंडिंग रह जाते हैं। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि पैसे कौन देगा? ठीक है, पैसे कौन देगा? एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर देगा, कॉन्ट्रैक्टर देगा, या गवर्नमेंट देगी? ठीक है, और अगर ये एम्प्लॉय क्लेम फाइल करना चाहता है, तो क्या वो सीधा कोर्ट चला जाएगा, या कोड ऑन वेजेस ने कोई अलग अथॉरिटी बना दी है, या फिर मैक्सिमम कंपनसेशन कितना हो सकता है? 5 टाइम, 10 टाइम, या कोई लिमिट है? अगर आप इन सवालों पर थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो ना, तो समझ लो ये वाला चैप्टर नंबर 6 पेमेंट ऑफ ड्यू, क्लेम एंड ऑडिट आपके यूजीसी नेट, ईपीएफओ, आरआरबी, स्टाफ वेलफेयर जैसे एग्जाम के लिए बहुत ही क्रूशियल है। इस लेक्चर में हम सेक्शन 43 टू 50 डिस्कस करेंगे। ठीक है, और हर प्रोविजन का एक एमसीक्यू है, कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करेंगे, ताकि एग्जाम में एक भी फैक्चुअल मिस्टेक ना हो। तो चलो शुरू करते हैं हम चैप्टर नंबर 6 पेमेंट ऑफ ड्यूज, क्लेम एंड ऑडिट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11। देखो, क्वेश्चन नंबर 11 से मैं इसलिए करवा रही हूँ, चैप्टर नंबर 5 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 करवाए थे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं चैप्टर नंबर 1 to 5 तक के, पहले वो जाके आप देख लो। ठीक है, क्योंकि अगर आप चैप्टर वाइज करते हो तो ये आपके लिए ही बेनिफिशियल है। आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू में करवा रही हूँ, मिक्स करवा के नहीं करवा रही। और इसके बाद मैं एक कंपाइलेशन डालूंगी जिसमें ये सारे क्वेश्चन मिक्स होंगे। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यू टू लाई विद। पे करने की, ड्यू को पे करने की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? इंस्पेक्टर की, एम्प्लॉयर की, कॉन्ट्रैक्टर की, या गवर्नमेंट की? तो वो होती है एम्प्लॉयर की। ठीक है, अब देखो, यहाँ ड्यूज का मतलब क्या है? ड्यूज का मतलब है आपका वेजेस हो गया, वेजेस, बोनस, और डिडक्शन के बाद, डिडक्शन के बाद जो पेबल अमाउंट होता है ना,
पेबल अमाउंट होता है, ठीक है, वो यहाँ पे ड्यूज है। सेक्शन 43 क्लियर कहता है कि ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर की होती है। कौन सा सेक्शन कहता है? सेक्शन 43। सेक्शन भी आप याद करने की कोशिश करना, ठीक है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर की होती है कि वो एम्प्लॉय को उसके सारे ड्यू टाइम पे कर दे। अब एग्जांपल ले लो, अगर कॉन्ट्रैक्टर काम छोड़कर भाग गया तो भी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है, कि वर्कर को पेबल अमाउंट मिल जाए। वर्कर को गवर्नमेंट या इंस्पेक्टर के पास डायरेक्टली नहीं जाना चाहिए, ठीक है, सबसे पहले उसे एम्प्लॉयर से बात करनी चाहिए। तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती भी एम्प्लॉयर की है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। अनडिसबर्स्ड ड्यूज इन केस ऑफ डेथ शैल बी पेड टू। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है अनडिसबर्स्ड ड्यू इन केस ऑफ डेथ। अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है और उसका कुछ पैसा एम्प्लॉयर के पास रह गया, ठीक है, एम्प्लॉय मर गया और उसका एम्प्लॉय का कुछ पैसा एम्प्लॉयर के पास बचा हुआ है, तो उसको सेटल तो करना जरूरी है ना। तो सेक्शन 44 कहता है कि अनडिसबर्स्ड ड्यूज को एम्प्लॉय के नॉमिनी या फिर प्रिस्क्राइब अथॉरिटी को पे किया जाएगा, जो बाद में लीगल हेयर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले नॉमिनी और प्रिस्क्राइब अथॉरिटी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है, उन्हें दिया जाएगा, क्योंकि पहले नॉमिनेशन होता है, लीगल हेयर तो बाद में आता है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉय के नॉमिनी को या फिर प्रिस्क्राइब अथॉरिटी को पे किया जाएगा, जो बाद में लीगल हेयर को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, अथॉरिटी फॉर क्लेम मस्ट बी नॉट लो रैंक ऑफ। देखो कोड में ना एक स्पेसिफिक अथॉरिटी अपॉइंट होती है जो वेस्ट से रिलेटेड क्लेम डिसाइड करती है। अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि वो किस रैंक से नीचे नहीं होनी चाहिए, लेबर इंस्पेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर, गजेस्टेड ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट जज। तो सेक्शन 45 सब क्लोज 1 के अकॉर्डिंग जो अथॉरिटी क्लेम हमारा देखती है वो गजेस्टेड ऑफिसर से ब्लॉक की नहीं होनी चाहिए। अब एग्जांपल ले लो, गवर्नमेंट ने एक डिप्टी लेबर कमिश्नर जैसे गजेस्टेड ऑफिसर को क्लेम अथॉरिटी ने डेजिग्नेट कर दिया, ठीक है, तो वो गजेस्टेड ऑफिसर है इसलिए वो डेजिग्नेटेड है, लेकिन एक सिंपल क्लर्क को तो नहीं बना सकती ना। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? मैक्सिमम कंपनसेशन अवॉर्डेबल इज। मैक्सिमम कंपनसेशन कितना मिलता है? देखो जब एम्प्लॉयर इलीगली वेजेस रोक लेता है या फिर कम अमाउंट पे करता है, एक सेकेंड, कम अमाउंट पे करता है, ठीक है, तो सिर्फ बेसिक अमाउंट ही नहीं, आपको ना क्या मिलता है, बेसिक अमाउंट प्लस 10 टाइम कंपनसेशन। सपोज एक एम्प्लॉयर ने जानबूझ के 5,000 रुपए एक एम्प्लॉय को नहीं दिए, तो उसे ऑर्डर मिल सकता है कि 5,000 इंटू 10 50,000 तक का कंपनसेशन वो एम्प्लॉय को प्रोवाइड करे, ताकि एम्प्लॉयर फ्यूचर में ऐसा ना कर सके। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्लेम अंडर कोड मस्ट बी फाइल्ड विद इन। देखो क्लेम कितने टाइम में फाइल किया जाना चाहिए? क्लेम फाइल करने की ना, हर लीगल क्लेम को फाइल करने का एक लिमिटेशन पीरियड फिक्स होता है, जिसके बाद नॉर्मली क्लेम नहीं लिया जाता। तो सेक्शन 45 सब क्लॉज 6 के अकॉर्डिंग क्लेम आप कितने टाइम तक फाइल कर सकते हो? आप 3 साल तक क्लेम फाइल कर सकते हो। सपोज अगर कोई एम्प्लॉय है ना, उसका जनवरी 2022 से वेजेस नहीं मिला, तो वो जनवरी 2025 तक क्लेम फाइल कर सकता है, मतलब जिस दिन कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, ठीक है, उससे वो 3 साल के टाइम तक क्लेम फाइल कर सकता है। इसके बाद वो करेगा तो शायद क्लेम एंटरटेन नहीं होगा, ठीक है, बहुत दिक्कतें उसे फेस करनी पड़ेंगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्लेम एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड बाय। क्लेम एप्लीकेशन कौन कौन फिल कर सकता है? एम्प्लॉयर, ट्रेड यूनियन, इंस्पेक्टर और ऑल ऑफ द अबव। तो देखो ये तीनों कर सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव। अब इसका देखो एग्जाम मैं समझाती हूँ। कोड वर्कर को इंडिविजुअली भी प्रोटेक्ट करता है और कलेक्टिव बॉडीज को भी राइट देता है कि उसके बिहाफ पर वो क्लेम डाल सकते हैं।
सेक्शन 45 सब क्लोज 4 के अकॉर्डिंग क्लेम एम्प्लॉय खुद भी कर सकता है, ट्रेड यूनियन भी कर सकती है और इंस्पेक्टर भी कर सकता है। तीनों में से कोई भी क्लेम फाइल कर सकता है। एग्जाम्पल ले लो, अगर वर्कर इलिटरेट है, उसे नहीं पता क्लेम कैसे फाइल करना है, तो इनमें से कोई भी कर देगा, ठीक है। या फिर वो डर रहा है, विक्टिमाइजेशन फील कर रहा है, तो भी इनमें से कोई कर सकता है। इंस्पेक्टर भी क्लेम इनिशिएट कर सकता है, ट्रेड यूनियन भी कर सकती है और एम्प्लॉय खुद भी कर सकता है। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, सिंगल एप्लीकेशन में बी फिल्ड फॉर। सिंगल एप्लीकेशन कौन कर सकता है, ठीक है, कौन भर सकता है, सिर्फ एक एम्प्लॉय ही फिल कर सकता है या एक एस्टेब्लिशमेंट कर सकती है, मल्टीपल एम्प्लॉयज, ओनली कॉन्ट्रैक्टर वर्कर। तो देखो ये मल्टीपल एम्प्लॉयज भी सिंगल एप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन किस केस में, जब उनका देखो सेक्शन 45 सब क्लोज 5 क्या कहता है, मल्टीपल एम्प्लॉयज के लिए एक ही कंबाइंड एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है जब उनका डिस्प्यूट कॉमन हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो कि एक फैक्ट्री के 50 एम्प्लॉयज हैं और उनको 6 मंथ से बोनस नहीं मिला, तो सबका डिस्प्यूट कॉमन ही तो है ना। तो 50 अलग अलग एप्लीकेशन देने की बजाय एक एप्लीकेशन फाइल हो सकती है, ठीक है। तो मल्टीपल एम्प्लॉयज सिंगल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, यह है इसका करेक्ट आंसर। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, अपील पीरियड अगेंस्ट क्लेम ऑर्डर इज। देखो अपील पीरियड, अगर कोई अथॉरिटी ने हमें ऑर्डर पास कर दिया है, ठीक है, क्लेम अथॉरिटी ने ऑर्डर पास कर दिया है और एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय खुश नहीं है, तो वो कितने दिन में अपील कर सकता है। तो सेक्शन 49 सब क्लोज 1 के अकॉर्डिंग वो 90 दिन के अंदर अंदर अपील कर सकता है, ठीक है। अब चले आगे देखें क्वेश्चन नंबर 19, अपीलेट अथॉरिटी मस्ट बी। अपीलेट अथॉरिटी कैसी होनी चाहिए, सेम रैंक की होनी चाहिए, लोअर, हायर और जुडिशियल। तो ये होनी चाहिए हायर रैंक की, ठीक है। अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, अपील का, देखो अपील का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है कि ऊपर वाली अथॉरिटी ही नीचे वाली के ऑर्डर के तो रिव्यू करेगी, तो हायर होना चाहिए ना, ठीक है। सेक्शन 49 सब क्लोज 2 क्या कहता है कि अपीलेट अथॉरिटी ऑलवेज हायर रैंक की होगी, जिससे हायरार्की मेंटेन हो सके और फेयर रिव्यू हो सके, ठीक है। चलो अब देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, डिस्प्यूट रिगार्डिंग बोनस इज डीम्ड टू। देखो बोनस से रिलेटेड डिस्प्यूट क्या माना जाएगा, सिविल डिस्प्यूट, वेज डिस्प्यूट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, क्रिमिनल डिस्प्यूट। तो अब ये माना जाएगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। देखो बोनस नॉर्मली किस में आता था, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट का सब्जेक्ट था, लेकिन कोड ऑन वेजेस ने क्या किया, इसमें इसको इंटीग्रेट कर दिया और सेक्शन 46 के अकॉर्डिंग बोनस से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होगा तो वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ही माना जाएगा। मतलब इसका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मैकेनिज्म के थ्रू ही सॉल्व होगा, ठीक है। अगर पूरी फैक्ट्री के वर्कर को बोनस नहीं दिया जा रहा तो ये कलेक्टिव डिस्प्यूट है, जो कंसिलिएशन ऑफिसर, लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के लेबर पर जा सकता है। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है। 7, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, ठीक है। तो इसमें मैं आपको कुछ एमसीक्यूज कराऊंगी और एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको साथ के साथ देती जाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 21, इससे पहले मैं और क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले वो वीडियो जाके देखना, देन सीक्वेंस में ये क्वेश्चन करना। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर इज अपॉइंटेड बाय। कौन अपॉइंट करता है इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड लेबर कोर्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ही हमारा, कोर्ट बोलता है कि इसे कौन अपॉइंट करेगा, तो इसका आंसर आपका होगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सेक्शन 51 सब क्लोज 1 ये क्लियरली डिफाइन करता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही इंस्पेक्टर को अपॉइंट करेगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन रोल ऑफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर इज। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का मेन रोल क्या है। देखो ये कोड का सबसे इम्पोर्टेंट फिलोसफिकल चेंज है कि पहले इंस्पेक्टर का रोल क्या होता था और अब इंस्पेक्टर का रोल क्या होता है। पहले जो इंस्पेक्टर होता था ना, वो क्या करता था, वो रेड करता था, ठीक है, रेड करता था,
पेनल्टी लगाता था, ठीक है, और प्रोसिक्यूशन करता था पहले का इंस्पेक्टर। लेकिन अब इन्होंने इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर बना दिया है। तो अब इसमें ये क्या करता है, ये एम्प्लॉयर को पहले समझाएगा, ठीक है, एम्प्लॉयर को पहले समझाएगा, ठीक है, फिर उसे गाइडेंस भी देगा, फिर उसे वॉलेंट्री कंप्लाइंसेस के लिए एनकरेज करेगा, ठीक है। तो अब इसका आंसर हो गया फैसिलिटेशन ऑफ कंप्लाइंसेस, ठीक है, ये इसका मेन रोल होता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, इंस्पेक्टर अंडर कोड्स फॉलो। अब इंस्पेक्टर रैंडम होता है या पर्सनल होता है? देखो क्या किया गया, कोड ने इंट्रोड्यूस किया वेब बेस्ड इंस्पेक्शन स्कीम। वेब मतलब देखो वेब बेस्ड इंस्पेक्शन स्कीम ये कोड ने इंट्रोड्यूस की है, ठीक है। तो इसमें किसके अंदर आता है ये? तो ये आता है ऑप्शन नंबर सी के अंदर। देखो इसमें मतलब क्या होता है, मतलब कंप्यूटराइज सिलेक्शन होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी और इंस्पेक्टर का डिस्क्रिप्शन कम होगा, ठीक है। मतलब उसका जो काम है ना, वेब वेस्ट का मतलब होता है, वेब वेस्ट का मतलब होता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, उसका काम इजी हो गया। इंस्पेक्टर अंडर कोड्स फॉलो, ठीक है, तो कौन सा फॉलो करता है इंस्पेक्टर? वेब वेस्ट, ठीक है। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, इंस्पेक्टर में एग्जामिन। इंस्पेक्टर किसको एग्जामिन कर सकता है? मतलब इंस्पेक्शन के टाइम पे सिर्फ एम्प्लॉयर को करेगा, एम्प्लॉय को करेगा, या एनी पर्सन को करेगा, या किसको करेगा? तो देखो इंस्पेक्शन के टाइम सिर्फ एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय नहीं, इंस्पेक्टर किसी भी पर्सन को एग्जामिन कर सकता है जो वहाँ पर प्रेजेंट हो। जैसे आपका अगर वहाँ पे सुपरवाइजर है, ठीक है, अगर आपका वहाँ पे सुपरवाइजर है तो उसे भी वो एग्जामिन कर सकता है ना, सुपरवाइजर को कर सकता है, आपके एचआर मैनेजर को कर सकता है, और आपका जो कॉन्ट्रैक्टर लेबर है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर प्रोवाइड कर रहा है उसको कर सकता है, अकाउंटेंट को कर सकता है। मतलब वहाँ पे कोई भी पर्सन जो प्रेजेंट है ना उस टाइम पे वो किसी को भी एग्जामिन कर सकता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, एनी पर्सन प्रेजेंट। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर पावर इंक्लूड। क्वेश्चन पावर का है और पावर लिमिटेड नहीं है, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, इंस्पेक्टर क्या कर सकता है? एंट्री कर सकता है, इंस्पेक्शन भी करेगा, सर्च भी करेगा, सीजर भी करेगा, एग्जामिनेशन भी करेगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, इंस्पेक्टर मस्ट एक्ट एज ए। इंस्पेक्टर कैसे एक्ट करेगा? कोड बोलता है कि इंस्पेक्टर पहले फैसिलिटेटर होगा, प्रोसिक्यूटर बाद में होगा। मतलब क्या फिलॉसफी है कि फर्स्ट वो क्या करेगा, इंस्पेक्टर फर्स्ट आपकी हेल्प करेगा और आपको गाइड करेगा। तो इससे क्या हो गया, वो फैसिलिटेटर पहले हो गया। और लेटर क्या करेगा, लेटर आपके वो क्या करेगा, पीनल एक्शन। अगर आप कंप्लाइंसेस कंप्लीट नहीं करते हो तो पीनल एक्शन। तो इंस्पेक्टर तो वो बाद में होगा, पहले इंस्पेक्टर को कैसे एक्ट करना है, एज ए फैसिलिटेटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 27, इंस्पेक्टर शैल बी कैरिड आउट एज पर, ठीक है। अब ये कह रहा है इंस्पेक्टर अपनी मर्जी से इंस्पेक्शन नहीं कर सकता, ठीक है। इंस्पेक्शन होगी और इंस्पेक्शन कैसी होगी, वेब वेस्ट प्लान के अकॉर्डिंग होगी। तो इंस्पेक्टर जो भी अपनी मर्जी इंस्पेक्टर ना अपनी मर्जी से इंस्पेक्शन नहीं करेगा। पहले जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में था कि वो वेब प्लान के अकॉर्डिंग काम करेगा, तो वेब प्लान होगा पहले। मतलब पहले दिखाया जाएगा कि क्या आपको सिस्टम में आएगा कि किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना। इसमें क्या होगा, इसमें आपका क्या होगा, इसमें इंस्पेक्टर का डिस्क्रिप्शन कम होगा। और ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर इज नॉट एम्पावर्ड टू। ये देखो इसमें इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर की क्या पावर नहीं है, ठीक है। कौन सा काम है जो इंस्पेक्टर नहीं कर सकता? तो आप ऑप्शन देखो और ऑप्शन देख के को अगर आपको आंसर पता है तो आप बताना। देखो इंस्पेक्टर रिकॉर्ड को इंस्पेक्ट कर सकता है, ठीक है, फैसिलिटेट कंप्लाइंस कर सकता है, एग्जामिन पर्सन कर सकता है, लेकिन डिस्प्यूट को डिसाइड नहीं कर सकता। वो ये काम किसका होता है? डिस्प्यूट को डिसाइड करना ये काम अथॉरिटी का या फिर कोर्ट का होगा, इंस्पेक्टर का नहीं होगा, ठीक है। तो इंस्पेक्टर में
इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को कौन सी पावर नहीं है? डिसाइड द डिस्प्यूट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 29, कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस अंडर कोड ऑन वेजेस। ठीक है, कोड ऑन वेजेस के अंदर इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है? इंस्पेक्टर राज का किया है, जुडिशियल कंट्रोल का किया है, फैसिलिटेटर अप्रोच का किया है या कॉन्ट्रेक्चुअल? तो फैसिलिटेटर, देखो इंस्पेक्टर का फैसिलिटेटर का ही किया है, जब इंस्पेक्टर राज नहीं है, जुडिशियल कंट्रोल भी नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल भी नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा, देखो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है? ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्पेक्शन रिफॉर्म। इंस्पेक्शन रिफॉर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो उसका है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, मतलब पेनल्टी इंक्रीज नहीं करना उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, लिटिगेशन इंक्रीज करना नहीं है, वेज रिड्यूस करना नहीं है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब मीन्स लेस हरासमेंट होनी चाहिए और मोर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, फॉस्टर कंप्लाइंसेस होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं ये चैप्टर हमने क्या देखा? हमने देखा कोड ऑन वेजेस के राइट्स, इंस्पेक्शन और कंप्लाइंसेस देखे। लेकिन अगर कोई भी एम्प्लॉयर लॉ फॉलो नहीं करता तो क्या होगा? पेनल्टी कौन लगाएगा? कोर्ट का रूल क्या होगा? और कोर्ट बाकी लॉज को कैसे ओवरराइड करेगा? तो इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे चैप्टर 8 और चैप्टर 9 में। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1। अंडर द कोड ऑन वेजेस 2019, cognizance of offences can be taken by any criminal court, labor court, inspector cum facilitator and authority notified by the appropriate government। देखो सबसे पहले तो आपका ये समझना जरूरी है कि कॉग्निजेंस का मतलब क्या होता है। तो कॉग्निजेंस का मतलब होता है कि कोर्ट किसी भी ऑफेंस को ऑफिशियली नोटिफाई कर दे और उसके अगेंस्ट केस स्टार्ट कर दे, तो ये होता है कॉग्निजेंस। ठीक है, आई होप आपको कॉग्निजेंस का मीनिंग तो पता चल गया होगा ना। तो इसमें यही पूछा गया कि कोड ऑन वेजेस में कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस कौन ले सकता है? तो इसमें देखो ये कहता है कि सेक्शन 52 साफ साफ कहता है कि कोई भी कोर्ट, नो कोर्ट शेल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस, कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस ऑफेंस नहीं ले सकता। तो इसमें कौन लेता है? इसमें लेती है जो अथॉरिटी नोटिफाई की गई है थ्रू एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने जिसे कहा है वही कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस लेगा। मतलब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ। देखो कोर्ट खुद से केस शुरू नहीं करता, इंस्पेक्टर भी खुद से कंप्लेंट नहीं कर सकता और लेबर कोर्ट का भी इसमें कोई रोल नहीं है। केवल वही अथॉरिटी कंप्लेंट करेगी जिसे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। एग्जाम्पल क्या है? मान लो कि इंस्पेक्टर ने देखा कि मिनिमम वेजेस नहीं दी जा रही है। ठीक है, इंस्पेक्टर रिपोर्ट कब बनाएगा? इंस्पेक्टर रिपोर्ट जब बनाएगा, ठीक है, इंस्पेक्टर रिपोर्ट बनाएगा और कोर्ट केस कब लेगा? जब उसे नोटिफाई अथॉरिटी कंप्लेंट करेगी। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। Who is empowered to impose penalty under section 53? अंडर सेक्शन 53 में पेनल्टी की इंपोज करने की पावर किसको है? लेबर कमिश्नर को है, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को है, या फिर सिविल ऑफिसर को है, या फिर सिविल कोर्ट को है। ठीक है, ऑफिसर जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने ऑथराइज करें उन्हें। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो ऑफिसर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने ऑथराइज करे हैं वही पेनल्टी को इंपोज कर सकते हैं। देखो सेक्शन 53 क्या कहता है? सेक्शन 53 कहता है कि पेनल्टी लगाने की पावर को जुडिशियल प्रोसेस से बाहर रखा जाए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें फास्ट कंप्लायंसेस होगा और कोर्ट का इंटरफेरेंस कम होगा। ठीक है, बल्कि देखो इसलिए पेनल्टी कोर्ट भी नहीं लगाएगी, इंस्पेक्टर भी नहीं लगाएगा, बल्कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जिस ऑफिसर को लेके आ रही है वो ऑफिसर ही पेनल्टी इंपोज करेगा अंडर सेक्शन 53। ठीक है, अब देखो एग्जांपल, स्टेट गवर्नमेंट ने लेबर डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर को नोटिफाई किया है कि वही ऑफिसर एम्प्लॉयर पर पेनल्टी इंपोज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। मैं आपको
बहुत एक्सप्लेन कर करके समझा रही हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज में कर सकते हो, पूछ सकते हो। और अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो लेक्चर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। अभी DSSS का 24 फरवरी को एग्जाम है, ये उसमें बहुत हेल्पफुल होगा और टायर 2 में भी बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस में अट्रैक्ट ए मैक्सिमम फाइन ऑफ। देखो, अगर मिनिमम वेजेस नहीं दिए हैं तो मैक्सिमम फाइन क्या हो सकता है? तो मैक्सिमम फाइन हो सकता है 1 लाख रुपीज। ठीक है, और इसमें देखो, इसमें यह क्या है कि या तो मिनिमम वेज पे नहीं करता या लेस मिनिमम वेज पे करता है, तो मिनिमम वेज देना एक कोर ऑब्लिगेशन है। इसके लिए कोर ने स्ट्रिक्ट पेनल्टी रखी है जो कि है 1 लाख रुपीज। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए रिपीट ऑफेंस ऑफ मिनिमम वेजेस वायलेशन पनिशमेंट में इंक्लूड। अगर मिनिमम वेज के जो ऑफेंस है बार बार रिपीट किए जा रहे हैं तो क्या पनिशमेंट इंक्लूड हो सकता है? ओनली फाइन, ओनली इम्प्रिजनमेंट, फाइन प्लस इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ या वार्निंग ओनली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फाइन प्लस इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ। ठीक है, अब ये देखो, अब आप एग्जांपल समझो। कोड रिपीट ऑफेंडर के कोड जो है ना वो रिपीट ऑफेंडर के लिए स्ट्रिक्ट है। पहले भी मिनिमम वेज वायलेट कर चुका है, फिर वही ऑफेंस रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो ये पनिशमेंट आपको हो जाएगी। ठीक है, फाइन कितना होगा? फाइन आपको देखो, फाइन ये इम्प्रिजनमेंट तो अप टू 6 मंथ है, लेकिन फाइन अप टू 2 लाख जा सकता है। ठीक है, ये देखो। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? फेलियर टू मेंटेन रिकॉर्ड, रजिस्टर और नोटिस इज पब्लिशेबल विद। देखो, अगर रिकॉर्ड, रजिस्टर और नोटिस को पब्लिश करने में, मेंटेन करने में, रजिस्टर बनाने में, रजिस्टर और नोटिस को, इन सबको मेंटेन करने में फेल हो जाता है तो कितनी पेनल्टी है? तो उसके लिए मैक्सिमम जो पेनल्टी होती है वो होती है 10,000 रुपीज। ठीक है, सेक्शन 54 क्या कहता है? ठीक है, सेक्शन 54 क्या कहता है कि अगर आप रजिस्टर नहीं बनाते हो, कौन सा रजिस्टर, लाइक अटेंडर रजिस्टर नहीं रखा हुआ है, आपने अटेंडेंस रजिस्टर नहीं बनाया, ठीक है, या फिर आपने वेज स्लिप नहीं डिस्प्ले की, वेज स्लिप नहीं दी, ठीक है, तो कितनी पेनल्टी लगेगी? 10,000 रुपीज। ठीक है, पेनल्टी वाले क्वेश्चन याद कर लेना, DSSS में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय ए कंपनी हु शैल बी डीम्ड गिल्टी। अगर एक ऑफेंस कंपनी करती है तो इनमें से कौन गिल्टी होगा? ठीक है, ओनली द कंपनी होगी, ओनली द मैनेजिंग डायरेक्टर, सिर्फ मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, एवरी पर्सन इन चार्ज ऑफ द बिजनेस, ओनली HR मैनेजर। तो इसमें होगा, अब मैं आपको समझाती हूँ। देखो, कंपनी क्या है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन काम तो अलग अलग ह्यूमंस करते हैं ना, इसलिए लोग कहता है कि कंपनी गिल्टी नहीं होगी, वो सारे लोग गिल्टी होंगे जो बिजनेस कंडक्ट के चार्ज में है। ठीक है, एग्जांपल ले लो। देखो, जैसे ये मैंने लिखा फैक्ट्री वायलेशन, फैक्ट्री में कोई वायलेशन हुआ है तो इसके लिए कौन कौन गिल्टी होगा? ठीक है, डायरेक्टर प्लस मैनेजर, ठीक है, प्लस पार्टनर, ये सारे आपके लाइबल होंगे क्योंकि इन्होंने कंपनी में ऑफेंस कमिट हुआ है, तो ये सब ही लाइबल होंगे जो उस बिजनेस के इंचार्ज हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ए डायरेक्टर विल आल्सो बी लाइबल इफ द ऑफेंस वाज कमिटेड विद। एक डायरेक्टर कब लाइबल होगा? ठीक है, जब ऑफेंस किया जाता है, या तो उसे सिर्फ नॉलेज हो, या फिर उसका कंसेंट हो और उसने नेग्लेक्ट कर दिया हो, या उसने ओरल अप्रूवल दे दिया हो, या सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन हो। तो देखो, डायरेक्टर कब लाइबल होगा? देखो, डायरेक्टर ना ऑटोमेटिकली गिल्टी नहीं होता, लाइबिलिटी तभी बनेगी जब ऑफेंस उसके कंसेंट से हुआ हो, ठीक है, उसकी कन्वीनियंस यानी मिली भगत से हुआ, या उसकी लापरवाही से हुआ। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कंपोजिशन ऑफ ऑफेंस मीन। कंपोजिशन ऑफ ऑफेंस मीन का क्या मतलब होता है कि विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट, या सेटलमेंट बाय पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट,
क्रिमिनल ट्रायल या आर्बिट्रेशन, इनमें से क्या होता है? तो सेक्शन 56 हमें क्या कहता है? तो सेक्शन 50 देखो, ट्रायल से बचने का लीगल तरीका, कंपोजिशन है कि ट्रायल से बचने का लीगल तरीका क्या है। ट्रायल से बचने का लीगल तरीका है वो प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट पे कर दे, या केस क्लोज कर दे, या नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो। तो कंपोजिशन ऑफ ऑफेंस मीन होता है सेटलमेंट बाय पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ ऑफेंस का मीनिंग है कि उसने प्रिस्क्राइब अमाउंट पे कर दिया है, एम्प्लॉयर ने केस क्लोज कर दिया है, या उसके ऊपर कोई मतलब क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं है, तो वो कहलाएगा कंपोजिशन ऑफ ऑफेंस। ठीक है, ये किस सेक्शन में आता है? ये आता है आपका सेक्शन 56 में। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस इज नॉट कंपाउंडेबल? इनमें से कौन सा ऑफेंस नॉट कंपाउंडेबल है? ठीक है, देखो कोड क्या करता है, सीरियस ऑफेंस को कंपाउंड नहीं करने देता। मतलब अगर देखो मिनिमम वेज नहीं दे रहा तो बार बार रिपीट मिनिमम वेज वायलेशन हो रहा है, तो वो सीरियस ऑफेंस है। तो इनमें से कौन सा नहीं है? फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड डिफॉल्ट कंपाउंडेबल है या नहीं है? फर्स्ट टाइम वेज, या रिपीटेड मिनिमम वेज, या प्रोसीजरल लैप्स। तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर 3 है ना, वो आपका नॉट कंपाउंडेबल है। मतलब ये आप बार बार रिपीट नहीं कर सकते। रिपीटेड मिनिमम वेज इज नॉट कंपाउंडेबल। क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हैं, लेकिन एक दो बार रिवाइज करोगे तो आपको अच्छे से आ जाएंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10, वंस एन ऑफेंस इज कंपाउंडेड फर्दर प्रोसिक्यूशन। अगर एक बार मतलब एक बार ऑफेंस कंपाउंडेड हो गया तो उसके बाद क्या प्रोसिक्यूशन होता है? कंटिन्यूस होता है, टेम्परेरी स्टे हो जाता है, बार्ड हो जाता है, गोज टू हाई कोर्ट हो जाता है। तो वो हो जाता है आपका बार्ड। ठीक है, उसे बार ही कर देते हैं। मतलब देखो ये समझाती हूँ, कंपोजिशन कब डन होता है? ठीक है, जब या तो केस को क्लोज कर दो परमानेंटली, या फिर नो फर्दर प्रोसिक्यूशन हो। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज बार्ड। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, प्रायर सैंक्शन इज रिक्वायर्ड बिफोर। प्रायर सैंक्शन मतलब किसमें सैंक्शन चाहिए होता है? देखो, इंस्पेक्शन के लिए प्रायर सैंक्शन चाहिए होता है, या पेनल्टी रिकवर के लिए चाहिए होता है, या टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, या नोटिस इशू करने के लिए। तो मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस जब ही लेती है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही बताती है कि आपको कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस करना है, तो इसमें प्रायर सैंक्शन अप्रूवल जरूरी होता है। मतलब ऊपर वाले एक क्वेश्चन में मैंने बताया था कि कोर्ट खुद से ऑफेंस ऑफ कॉग्निजेंस नहीं ले सकता, इंस्पेक्टर नहीं ले सकता, अथॉरिटी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जिस अथॉरिटी को करेगी उस वही कर सकता है। तो यहाँ पे ये होगा टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। अगर आप कोई भी संज्ञान ले रहे हो किसी भी केस में, तो आपको पहले प्रायर सैंक्शन की जरूरत पड़ेगी, और किसकी पड़ेगी? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की, आप खुद से नहीं ले सकते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पेनल्टी अंडर द कोड। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? रेवेन्यू जनरेट करना है, एम्प्लॉयर को पनिशमेंट देना है, कंप्लायंसेस एंड डेटरेंस है, या फिर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ लेबर लॉ है। तो ये है कंप्लायंस एंड डेटरेंस। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, पेनल्टी कैन बी इम्पोज ओनली आफ्टर गिविंग। पेनल्टी कब इम्पोज की जाएगी? ठीक है, एफआईआर कॉपी दी जाएगी, उसके बाद पेनल्टी दी जाएगी, या सामने वाली पार्टी को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो अपनी बात रखे, या पुलिस नोटिस दिया जाएगा, या सीधे चार्जशीट दे दी जाएगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामने वाले को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो अपनी बात रख सके। ठीक है, इसको आप कह सकते हो नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल, इसको कहा जाता है कि नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल। इसका दूसरा नाम ये है ऑडी, ये आप नोट डाउन करो, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऑडी एल्टेरम पार्टम। ठीक है, पार्टन। तो इसको क्या कहा जाता है? इसका मीनिंग है कि एम्प्लॉयर को भी सामने वाले को भी बिना सुने पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, पेनल्टीज imposed are recovered as पेनल्टीज कैसे रिकवर की जाती है? क्रिमिनल फाइन लगा के की जाती है, सिविल डिक्री से, या अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, या कोर्ट असेसमेंट। तो ये की जाती है अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। ठीक है, रिकवरी जो की जाती है अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू की तरह की जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, इंस्पेक्टर
कम फैसिलिटेटर मेनली फोकस ऑन। इंस्पेक्टर और फैसिलिटेटर किस पे फोकस करता है? इसका आंसर आप मुझे बताओ, क्योंकि वैसे तो आंसर दे के लिया है, क्योंकि चैप्टर इसके प्रीवियस चैप्टर जो मैंने करवाया था आपको, चैप्टर नंबर 7, उसमें मैंने बताया था कि इंस्पेक्टर का मेनली काम होता है फैसिलेशन, तो इसका आंसर है फैसिलेशन एंड कंप्लाइंसेस। आपका ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है, ठीक है। अब चैप्टर 9 में के स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत लाइटली ले लेते हैं कि, लेकिन एग्जाम में क्या होता है, सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल ट्रैप यहीं से आते हैं। इस चैप्टर में ना तो राइट है ना ही पेनल्टी है, बल्कि ये चैप्टर हमें बताता है कोड ऑन वेजेस लीगली कैसे चलेंगे। तो चलो अब हम देखते हैं सेक्शन 57 किससे डील करता है? अपील, बार ऑफ सूट, डेलीगेशन एंड एग्जाम्पशन। तो ये डील करता है आपका बार ऑफ सूट। बार ऑफ सूट का मीनिंग क्या होता है? बार ऑफ सूट का मीनिंग होता है कि सिविल कोर्ट का जो जुडिक्शन है ना, वो पूरी तरह कंप्लीटली बार्ड हो जाएगा। मतलब जो भी मैटर कोड ऑन वेजेस के अंडर द कोड ऑन वेजेस के अंडर आते हैं, उन पर सिविल कोर्ट का कोई केस नहीं चलेगा, वहां नहीं चलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मिनिमम वेज का डिस्प्यूट है ना, तो वो सिविल कोर्ट में जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि क्या होता है कि सिविल कोर्ट में बहुत ज़्यादा डेट पे डेट, तारीख पे तारीख मिलती रहती है, बहुत ज़्यादा डिले होता है, और वहाँ पे स्पेशल अथॉरिटीज़ को ही पावर होती है, तो बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। तो सेक्शन 57 क्या डील करता है? बार ऑफ सूट्स डील करता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटेक्शन फॉर एक्शन टेकन इन गुड फेथ इन प्रोविजन अंडर। गुड फेथ में लिया गया, ठीक है, एक्शन के अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन है वो किस सेक्शन में आता है? तो वो आपका आता है सेक्शन 58 में, ठीक है। किस में आता है? सेक्शन 58 में आता है, ठीक है। देखो, जैसे अब देख लो, गवर्नमेंट ऑफिसर हो गए, इंस्पेक्टर हो गए, अथॉरिटी हो गए, अगर इनमें से कोई भी ऑनेस्ट इंटेंशन के साथ कोई काम करते हैं तो उन पे सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होती, ठीक है। देखो एग्जाम्पल लो, इंस्पेक्टर ने लॉ समझकर इंस्पेक्शन की, लेकिन बाद में इंटरप्रिटेशन गलत निकली, तो इंस्पेक्टर पर्सनली लायबल नहीं होगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आता है? देखो, लेबर लॉ का एक गोल्डन रूल है कि बर्डन ऑफ प्रूफ का जो है ना, वो किस पे आएगा? वो एम्प्लॉयर पे आएगा। एग्जाम्पल ले लो, एम्प्लॉय ने बोला कि मुझे मिनिमम वेज नहीं मिल रही, तो यहाँ पे एम्प्लॉय को प्रूफ नहीं करना कि उसको नहीं मिल रही, यहाँ पे एम्प्लॉयर को प्रूफ करना होगा कि उसने मिनिमम वेज दी है या नहीं दी, ठीक है। क्यों प्रूफ करेगा? क्योंकि रिकॉर्ड तो एम्प्लॉयर के पास ही होंगे ना, अटेंडेंस हो गया, वेज हो गया, या फिर आपका रजिस्टर हो गया, वो सब किसके पास होगा? वो तो एम्प्लॉयर के पास ही होगा। तो इसका आंसर हो गया बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आता है? एम्प्लॉयर पे आता है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कॉन्ट्रैक्टिंग आउट रेफर। कॉन्ट्रैक्टिंग आउट क्या रेफर करता है? कॉन्ट्रैक्ट लेबर को रेफर करता है, आउटसोर्सिंग करता है, या वेवर ऑफ स्टैच्यूटरी राइट, या फिर फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट। तो ये करता है वेवर ऑफ स्टैच्यूटरी राइट। कॉन्ट्रैक्टिंग आउट का मीनिंग होता है वेवर ऑफ स्टैच्यूटरी राइट। मतलब स्टैच्यूटरी राइट कैसे हो गए, ठीक है। जैसे स्टैच्यूटरी राइट आपके हो गए मिनिमम वेज, ठीक है, मिनिमम वेज हो गया, है ना, ओवर टाइम हो गया, या फिर बोनस हो गया, तो ये एग्रीमेंट से वेव नहीं होते। इसी का मीनिंग होता है कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। मतलब एग्रीमेंट में लिखा है कि एम्प्लॉय मिनिमम वेज क्लेम नहीं करेगा, तो ये क्लॉज वॉइड हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इन केस ऑफ इनकंसिस्टेंसी बिटवीन कोड एंड एग्रीमेंट। अगर कोड और एग्रीमेंट में कोई इनकंसिस्टेंसी है तो वो क्या क्या कहलाएगा? क्या होगा उसका? एग्रीमेंट प्रिवेल रहेगा, कोड प्रिवेल रहेगा, या कोड डिसाइड करेगा, या बोथ बिकम वॉइड बन जाएगा? तो देखो, ये होता है सेक्शन 61, ये आता है ओवरराइडिंग इफेक्ट। ओवरराइडिंग इफेक्ट मतलब ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है। ओवरराइडिंग इफेक्ट मतलब, एक सेकेंड, ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है मतलब आपका एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट में मेंशन है 300 रुपये पर डे मिलेगा, 300 रुपये पर डे मिलेगा, ठीक है। और कोड में मेंशन है कि आपको 500 रुपये पर डे मिलेगा, तो आपको मिनिमम वेज कोड के अकॉर्डिंग मिलेगा, तो कोड प्रिवेल रहेगा, एग्रीमेंट नहीं रहेगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हो, क्योंकि देखो एक लेक्चर को बनाने में काफ़ी एफर्ट लगते हैं, वीडियो को पीपीटी बनाना,
क्वेश्चन फाइंड आउट करना, पीपीटी बनाना, फिर रिकॉर्ड करना, एडिट करना, अपलोड करना, तो एक लेक्चर में काफ़ी टाइम लग जाता है। और अगर आप लोग मोटिवेट नहीं करोगे तो मेरे लेक्चर बनाने का कोई बेनिफिट भी नहीं है। अगर आपको लेक्चर जरा से भी अच्छे लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इट्स अ रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। पावर ऑफ डेलीगेशन इज प्रोवाइडेड अंडर। पावर ऑफ डेलीगेशन कौन से सेक्शन में आती है? ये आपकी आती है सेक्शन 62 में। चलो सेक्शन 62 में आती है। अब मैं आपको बताती हूँ सेक्शन 60 में आपका क्या आता है। सेक्शन 60 में कॉन्ट्रैक्टिंग आउट बताया था, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, ठीक है। सेक्शन 60 में कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। 61 में आता है आपका आता है इफेक्ट ऑफ लॉ एग्रीमेंट। 62 में आता है आपका पावर ऑफ डेलीगेशन एंड 63 में आता है आपका एग्जम्पशन ऑफ एम्प्लॉयर फ्रॉम सर्टेन लाइबिलिटी इन केस, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 22 ही यही है, एम्प्लॉयर में भी एग्जम्प्टेड फ्रॉम लाइबिलिटी। एम्प्लॉयर को कब उसकी लाइबिलिटी से एग्जम्प्ट किया जा सकता है? देखो, या तो उसका लॉस हो गया हो, नहीं, या एम्प्लॉयर एग्री हो, नहीं, या सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड कंट्रोल एग्जिस्ट। इसका मतलब है कि जैसे मान लो नेचुरल कैलेमिटी आ गई या फायर हो गई, ठीक है, ठीक है, या लॉकडाउन हो गया या पैंडेमिक हो गया, तो एम्प्लॉयर के कंट्रोल से बाहर है ना वो, तो जो एम्प्लॉयर के कंट्रोल से बाहर है उसमें उसको एग्जम्पशन मिल सकता है उसकी लाइबिलिटी से, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। सेक्शन 64 प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट। सेक्शन 64 किस से प्रोवाइड करता है? तो वो करता है असेट्स अटैचमेंट फॉर गवर्नमेंट ड्यू। अगर गवर्नमेंट का कोई ड्यू है तो अथॉरिटी बिना प्रोसीजर के फॉलो किए फैक्ट्री सील नहीं कर सकती और प्रॉपर्टी अटैच नहीं कर सकती, उसको पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर टू इशू डायरेक्शन टू स्टेट गवर्नमेंट लाइबिलिटी। स्टेट गवर्नमेंट को मतलब कौन डायरेक्ट करता है पावर, कौन इशू करता है पावर? तो वो करती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? सेविंग क्लोज अनश्योर, ठीक है। सेविंग क्लोज अनश्योर आता है सेक्शन 66 में, और ये क्या कहता है? ये कहता है कंटिन्यूशन ऑफ प्रीवियस लॉफुल एक्शन। ऑप्शन नंबर बी ये कहता है कि सेक्शन 66 कहता है कि और लॉ के अंदर, मतलब जो पुराने लॉ है ना, उनमें जो लॉफुल एक्शन है, ठीक है, वो कोर्ट के बाद भी वैलिड रहेंगे। इसलिए सारे चेंजेस नहीं किए गए, कुछ कुछ चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, रूल मेकिंग पावर। रूल मेकिंग पावर किस सेक्शन में दी गई है? तो वो दी गई है आपका सेक्शन 67 में। मैंने आपको अभी सेक्शन 60 से 65 तक ऊपर करवाए थे, आपको कमेंट बॉक्स में सेक्शन 62 65 तक मेंशन करना है कि क्या क्या था। ऐसे करने से आपका ही रिवीजन होगा और आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, पावर टू रिमूव डिफिकल्टी। पावर टू रिमूव डिफिकल्टी किसमें कौन करता है? ये करती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, रिपील एंड सेविंग आर कवर अंडर। रिपील और सेविंग किस में आती है? ये आती है 69 में। 66 67 68 आपको मेंशन करना है, ठीक है, ये आपका होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 29, विच एक्ट वाज रिपील्ड ड्यू टू द कोड ऑन वेजेस। यहाँ 4 एक्ट दिए गए हैं और इनमें से कौन सा कोड ऑन वेजेस में आता है? तो इनमें से आता है आपका मिनिमम वेज एक्ट, ठीक है, मिनिमम वेज एक्ट। आपको ये चीज़ तो पता होनी चाहिए कि कोड ऑन वेजेस में कौन से आते हैं, सोशल सिक्योरिटी में कौन से आते हैं, आईआर में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में कौन से आते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। DSSB इंस्पेक्टिंग ऑफिसर में भी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे कि चैप्टर जैसे मिनिमम वेज कौन से चैप्टर में है, ठीक है, और ये जैसे कि कोड ऑन वेजेस में कौन कौन से लॉ आते हैं, ये सब क्वेश्चन पूछे गए थे। चलो अब देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, चैप्टर 9 मेनली कंटेंट। चैप्टर 9 में क्या है मेनली? तो उसमें है आपका रेजिडुशियल और प्रोसीजरल प्रोविजन, ठीक है। अब देखो मैंने आपको कोड ऑन वेजेस के चैप्टर 1 2 चैप्टर 9 सेपरेट वीडियो में कवर किए हैं। मतलब चैप्टर 1 का अलग वीडियो, चैप्टर 2 का अलग, चैप्टर 3 का अलग, 4 का, ऐसे करके कंप्लीट चैप्टर 9 किए हैं, जिसमें अप्रोक्सीमेट मैंने 300 क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। इसका एक कंपाइलेशन मैं बना के आपको डाल दूंगी, ठीक है। अगर आपको कंपाइलेशन देखना है आप कंपाइलेशन देख सकते हो, और आपको मतलब 10-10 15-15 मिनट के शॉर्ट्स देखने हैं, मतलब
छोटे वीडियो, तो आप छोटे वीडियो भी देख सकते हो। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, बहुत एफर्ट लगते हैं। बाय बाय गाइस, थैंक यू। एंड सोशल ऑन सिक्योरिटी का एज सुन एज पॉसिबल मैं लेक्चर लेके आऊँगी। और अगर आपको लगता है कि मुझे कोड भी पढ़ाऊँ मैं आपको बेयरक्ट से, डायरेक्ट बेयरक्ट से, तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हो, मैं कोड के भी वीडियोस लाऊंगी। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच।